तो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ जो स्टार्टअप फाउंडर आ रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। कारण उसके पीछे ये है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स की स्टोरी हमने जो सुनी है वो जीरो से स्टार्ट होती है। कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसे भी हैं जो एक्चुअली बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, बट स्टोरी भी यहाँ पे शुरू हो रही है। स्टोरी ये है कि बिजनेस बैकग्राउंड आने के बावजूद जो स्टार्टअप फाउंडर होता है उसके दिमाग में उससे आगे की स्टोरी चलती है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो अपने पुराने ढंगे से चले जा रहे हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है जो उसकी एक सोल होती है इस तरीके से डिजाइन होती है कि वो उसी बने बनाए काम को किस तरीके से बुलंदियों तक लेके चला जाए। बहुत सारे लोग इसके अंदर में शुमार किए जाते हैं, जैसे हमारे रतन टाटा जी भी कुछ ही दिन पहले उतर था। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो टाटा ग्रुप था उन्होंने उनको सबसे पहले जिस कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था वो कंपनी ऑलरेडी बंद होने वाली थी, जो कि ट्रांजिस्टर की कंपनी। उस ट्रांजिस्टर कंपनी को उस रतन टाटा जी ने जीरो से लेकर इतनी बड़ी सेल तक लेके गए कि पूछो मत, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत वो बाद में वो भी बंद। और यहीं से एक एंटरप्रेन्योर स्टोरी स्टार्ट होती है। और आज के जो हमारे स्टार्टअप फाउंडर आ रहे हैं उनकी भी स्टोरी कुछ इसी तरीके से है, क्योंकि वो जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे ज्यादा लो सेगमेंट का कोई काम था, जिनको एक्चुअली में हम इंडस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कोई सॉल्यूशन सोच भी सकता है, बिकॉज वो बहुत ही क्रेज और थोड़ा डार्क लेवल की इंडस्ट्री है। बाकी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज की जा सकती है, लेकिन ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज करना सीरियसली में बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुश्किल काम है। सो आज के जो हमारे फाउंडर हैं उसके बारे में विश्वास गुप्ता जी बताएंगे। आज के जो हमारे जो फाउंडर है, इस नेम इज ईशू बंसल, जो कि ट्रक सुविधा के फाउंडर है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीइंग कॉकरोच के नए पॉडकास्ट में। वेलकम ईशू। और वेलकम तो हम पहले कर चुके हैं, तभी हमारे ग्लास आधे खाली हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, सुबह 6 बजे सही नहीं होता है, तो आज चेयर्स तो कर लेते फिर एक बार। चेयर्स फिर से दोबारा। अब यहाँ पे दिखा रहे सर, चेयर्स करके तुरंत रखा नहीं आता। अच्छा, सिप लेके भाई माना कि पी चुके हो। अभी उतना तो अभी नहीं हाई मतलब अभी तो एक बॉटल तो मतलब नॉर्मल होता है। इतने में तो जाके सुरूर बनता है। हाँ, हैप्पी फेस्ट में वैसे भी नहीं जाता, वो बोतल तो कुछ नहीं होता। सो ईशू, हाँ, आप अपने बारे में बताइए कि ये सबसे पहले आपकी जो जर्नी, जहाँ तक मैं अभी समझ पाया आपसे बात करके, मेरे को एक चीज समझ में आई कि आपने अपनी जर्नी एक बिजनेस बैकग्राउंड से शुरू की, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम, जो पेन पॉइंट आपको नजर आया और जो आपको लगा कि चलते चलाते बिजनेस में भी कमियां हो सकती हैं, उसको आपने किस तरीके से रिजॉल्व किया और किस तरीके से आपने उसके बारे में क्यों ये दिमाग में सारी चीजें। अगर मैं देखता हूँ कि हम जो भी काम सुबह की अगर हमारी शुरुआत होती है तो मैक्सिमम हिंदुस्तानियों की शुरुआत चाय से होती है। जो दूध है जो हर घर में आ रहा है, ब्रेड है हर घर में आ रही है, हम कपड़ा पहनते हैं, लेकिन ये लेके कौन आ रहा है? ये एक ट्रक ड्राइवर ही एक ट्रक वाला व्यक्ति है जो ये हमारे तक सामान पहुंचाता है। अगर वो लोग नहीं चलेंगे, चक्का जाम हो जाएगा, तो हमें ना कपड़ा नसीब होगा, ना दूध नसीब होगा, ना हमारे को कोई सब्जी नसीब होगा। भाई एक चीज और, बियर भी तो ट्रक वाले लेके आ रहे थे। बियर भी ट्रक वाले ही लेके आ रहे हैं। हाँ, तो सुबह नहीं पीना चाहिए। सुबह की ना कुछ लोगों की सुबह स्टार्ट होती है बियर या हैप्पी फेस्ट से। सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है, ट्रकिंग इंडस्ट्री, जहां पर अगर चक्का जाम हो जाए, ट्रक के पहिए ना चले तो सब कुछ बंद हो जाएगा और हमें शायद कुछ भी नसीब नहीं होगा। और यस, हमारी सारी चीजें बिजनेस की, मैन्युफैक्चर की भी ब्लड लाइन है। अगर आज हम दिवाली के माहौल में बैठे हैं, इतना सारा सामान जो आ रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, हम खरीदने के बाद ये तो अपनी गाड़ियों में लेके आते हैं, ये एक छोटा टेम्पो ढूंढते हैं जो हमारा मटेरियल हमारे घर तक पहुंचाते हैं, और उसके बिना हम कर ही नहीं सकते। मटेरियल आप ट्रांसपोर्ट करोगे कैसे? ट्रांसपोर्ट करना तो बहुत जरूरी है किसी भी चीज, और वही चीज उसके लिए कोई कुछ ना करना, जो हम आधुनिक होते जा रहे हैं, जहाँ पे हम ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, हवाई यात्रा हम ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हैं, अपनी समाधान हम ऑनलाइन कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो ट्रक क्यों नहीं हम ऑनलाइन कर सकते? इसी प्रोसेस से आज से 10 साल पहले एक विचार मन में आया और ट्रक सुविधा का ज्ञान हुआ। वेरी बहुत। तो ये जो ट्रक सुविधा है, ये जैसे आपने ये बेसिक प्रॉब्लम कुछ एक आइडेंटिफाई की होगी शुरुआत में, ये तो अब आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है सारी,
वो पहला थॉट जब आपके दिल में आया कि यार इसके लिए कुछ करना चाहिए? सो सबसे बड़ी समस्या जो मैंने देखी कि ट्रक ड्राइविंग या ट्रकर्स के सेगमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, तो वो सबसे बड़ा परेशानी मैं व्यापार में देखता था कि ये हो रहा है, आपको मटेरियल भेजना है, अब आपके पास ट्रक नहीं है। ऐसा कोई इवेंट हुआ था? सो जब भी मैं अपनी फैक्ट्री पे जाता वहां पे देखता कि मटेरियल है, ट्रांजिट के लिए परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ट्रक नहीं मिल रहा। रात में कई बार 2-3 बजे ट्रक ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पे ट्रक ड्राइवर का फोन आ रहा है, भाजी मैं क्या करूँ। अब रात को जब अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आप ये सोचते हो कि एटलीस्ट मैंने माल भेज दिया तो पहुंच जाएगा सुरक्षित, बट अगर किसी भी परिस्थिति में वैसा नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज देखना पड़ता है कि कैसे करा जाए। तो उन परिस्थितियों को देखते हुए वो मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एज क्या थी आपकी तब मैं लगभग होगा 15-16 साल का, उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे को एक वाक्य बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हमेशा रहता है। रात के लगभग 3:30 बज रहे होंगे और उस समय सब लोग, ये था कि ट्रक ड्राइवर का फोन आ रहा है कि बहुत ही मटेरियल है, ट्रक डीरेल हो गया है, पहिए टूट गए हैं, तो अब बताओ क्या करना है, या तो आप आ जाओ या किसी और को भेज दो। अब आप 250 किलोमीटर रात को उठ के जाओ किसी भी चीज को लेने के लिए, इससे बेटर है कि कुछ ऐसा होना चाहिए आसपास वाला कोई दूसरा ट्रक ट्रांजिट कर दे, ट्रांसपोर्ट कर दे, मटेरियल शिफ्टिंग हो जाए। अब ऐसी सुविधाएं उस समय नहीं हुआ करती, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो कुछ समस्या है। तो दैट वाज अ थॉट। एक बच्चे के लिए होता है, उसको तो उस समय ये परेशानी हो रही है ना कि भाई मेरे घर वाले किसी चीज की परेशानी में, तो उन्हीं चीजों को, उन्हीं इवेंट्स को बार बार देखना, व्यापार में, घर में देखना, फिर बाहर जाकर देखना, सोसाइटी में जाकर देखना, सोसाइटी में हर किसी को इसी परेशानियों से जूझते हुए देखना, वो कहीं ना कहीं ये चीज सन 2012-13 तक मुझे यही समझ आया कि ऐसी तो समस्या है कहीं। जब मैं लगभग 20-21 साल का हुआ, 5-6 साल मैंने यही चीजों पे ऑब्जर्वेशन करा, ट्रांसपोर्टरों से मिला, फिर लोगों को देखना शुरू करा। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके आया कॉलेज के बाद, तो मैंने सबसे पहले मेरी पोस्टिंग मैसूर थी, तो वहां जाकर भी देखा, वहां पर भी यही समस्या है कि ट्रक खाली खड़े हुए हैं, जो हम सड़कों पे जा रहे हैं, ट्रक वालों के पास काम नहीं है, इंडस्ट्री वाला अलग परेशान होता है कि उसको ट्रक नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं तो समस्या है किसी भी चीज की, और उसे ये देखना, उसे सॉल्व करना। अब उसमें एक चीज ये दिमाग में घूमना शुरू हुआ कि क्या मैं पहले ही जिससे परेशानी हो रही है, जो व्यापार में भी देख रहा था, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, व्हाई नो वन इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हम इस चीज को देखने के लिए मार्केट में उतरे। मेरे जो दूसरे को फाउंडर हैं पुनानी जी, हम दोनों रातों को निकल जाते थे, देखते थे कि ट्रक ड्राइवर्स को क्या समस्याएं हो रही हैं, उनसे मिलना। रातों में जाके आजादपुर मंडी हमारा एक मेन गढ़ हुआ करता था, जहाँ पे हम जाते थे और लोगों से मिलते थे। बिल्कुल। अब मुझे उस समय का एक किस्सा याद है जो हमेशा मेरे को याद रहता है। अब एक ट्रक ड्राइवर था जो बैठे हुए थे अपने ट्रक में, आराम से बैठा हुआ है व्यक्ति अपने मस्ती में, ऊपर बैठा हुआ है, गेट खोल के अपना। मैंने उससे जाके बोला मैं कि सर 2 मिनट आप नीचे आइए, आपसे बात करनी है। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा 2 बार, फिर कुछ नहीं बोले। मैं पता नहीं शायद सामने नहीं आई, मैंने दोबारा से बोला मैं कि सर आपके काम की बात है, आपसे बात करनी है, आप 2 मिनट नीचे आइए। फिर दोबारा से उन्होंने ऐसे ही देखा, फिर अब पहले अपना गेट बंद करा, फिर हाथ जोड़ के व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाओ। अरे मुझे समझ में नहीं आया कि क्या स्थिति हुई, क्या ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ, इतना घबरा गए। तो अब जो मेरे दूसरे को फाउंडर हैं, चला मैं बात करा। फिर एक ट्रक था हरियाणा साइड का, मैं बताता हूँ। तो वो ऊपर चढ़ गए ट्रक के केबिन में और बैठ के बात करी। तो लगभग हमें 10-15 मिनट बात करनी थी, वो हमारा कन्वर्सेशन चला होगा लगभग 1.25 घंटा। अब बातें करके बिल्कुल जब नीचे उतरे, तो वापसी जब मैं घर आ रहा था उनके साथ, तो मैंने पूछा कि ऐसी क्या स्थिति हुई, इनने मतलब बात क्यों नहीं करी। तो उन्होंने कहा एक बार अपने को शीशे में देखो, तुम कैसे लग रहे हो। मैं कि नॉर्मल है यार, शर्ट पहना हूँ, जूते पहना हूँ, पैंट पहना हूँ, और कैसे यही नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं। और एक नोट करने के लिए मैंने हाथ में पेन और डायरी ले रखी है। कहते हैं भाई देख तेरे जूते मिट्टी जैसे एरिया में कर रहा है, पूरे चमक रहे हैं, ठीक है, शर्ट प्रॉपर टक देना है, भाई तू लग रहा है जो एक बिल्कुल अफसर के तरीके से कोई आदमी आया हुआ है। तो अब एक उस ट्रक को ऑब्जर्व करके, वो जो ट्रक वाला था वो किस तरीके से था, उसकी ट्रक की बॉडी को ऑब्जर्व कर। मैं कि ओवरहाइट माल भरा हुआ था उसने, और पीछे से भी शायद निकल रहा था डाले के ऊपर से माल। तो मेरे को समझ आया मैं कि कहीं ना कहीं इसके मन में ये था कि द पर्सन वाज मिसइंटरप्रेटेड कि मैं कौन, कोई इंस्पेक्टर हो, कोई गवर्नमेंट अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी। फिर मैं क्या, अच्छा बाकी लोगों ने क्यों बात कर ली। और जब हम ऊपर चढ़ के बात करी, तो मैं जब चढ़ा, मैंने उनसे बात करी, उनके तरीके से बात करी, उनकी भाषा में बात करी, और एक मेरी शक्ल को और मेरे तरीके को देख, मेरी शर्ट बाहर निकली हुई है,
चप्पलों पे इतनी धूल लगी हुई है कि कोई मतलब जैसे मिट्टी में मैं घूम के आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मंडी का ही आदमी है, मंडी का ही आदमी बात करने आ रहा है। और जब मैं बात कर रहा हूँ फिर साथ में है तो कोई मतलब ही नहीं है किसी तो चीज़ ईशु का। भाई अब एक बात बताओ, तो आजकल कैसे आप कैसे बात करते हो जाके? सो मेजरली जो मेरी बातचीत होती है, मैं आज भी उस सिनेरियो में बात नहीं कर पाता हूँ जिस तरीके से अमित जी बात करते हैं, बट हाँ फिर भी ट्रक वालों से बात करके जो मजा आता है ना वो किसी चीज में नहीं है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में कहावत है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, जिसने ट्रांसपोर्ट में काम कर लिया ना उसने घाट घाट का पानी पी। क्योंकि इतना जो ट्रक में काम करता है वो इतने सारे क्षेत्रों से मिलता है, इतने सारे लोगों से मिलता है, उसे सब जगह का एक आइडिया होता है। बहुत सारे लोग उसे परेशान करते हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग ही परेशान करते हैं। हम गाड़ी चला रहे होंगे, हम अच्छे मूड में होंगे, सामने एक ट्रक जा रहा होगा जो कि साइड नहीं दे रहा होगा, तो हम उसे चार बातें बोलेंगे अच्छी अच्छी, ये इतना भारी ट्रक चला रहा है, साइड दे नहीं रहा है, निकलने दे नहीं रहा है। बट हम ये नहीं सोचते कि जो ट्रक ड्राइवर है वो एक इतना हैवी लोड लेके माल जा रहा है, अगर उसने करा तो उसकी जान के साथ साथ बाकी के लोगों की जान भी उसके हाथ में है। और वो कब से चलाता आ रहा होगा, पता नहीं रात में सही से सोया नहीं सोया, खाया नहीं खाया, रास्ते में कोई उत्पीड़न हो रहा है उसका क्या नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो ट्रक ड्राइवर के साथ होती हैं। एक सवाल था मेरे कि जैसे आपने बताया कि ये पहला ग्राउंड एक्सपीरियंस आपने किया, तो क्या पूरे समय में जो तिनका जोड़ना, ट्रक्स को जोड़ना, ये किस तरीके से जर्नी स्टार्ट की और आज आपके पास इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो ये कैसे शुरुआत बनती चली गई और कड़ियां बनती चली गई, कैसे था इसका सफर? तो ये बहुत बड़ी मजेदार और बहुत ही चैलेंजिंग जर्नी है। अब चैलेंजिंग क्यों है? उस समय मैं जॉब कर रहा था, अब जॉब करते हुए आपको पूरा समय जॉब को देना है, ठीक है। एक चीज बचपन से हमने सीखी कि जो आप काम कर रहे हो वो दैट इज समथिंग, जो आपको रोटी दे रहा है वो आपके लिए परम पूजनीय है। वो चीज समझ में आती थी, वो दिमाग में था ही। अब आप जो ट्रक ड्राइवर से मिलना है वो आपको रात को ही मिलेंगे चलते हुए, या आपको कहीं पे भी जो गढ़ है वहां पे भी रात को ही खाली लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे मिलेंगे। तो जो टाइम था वो टाइम बहुत ज्यादा 24 घंटे का पूर्ण इस्तेमाल हो रहा था उस समय। पर्सनली ट्रक सुविधा का पूरा जो हमने बैंडविड्थ बनाया, जो अम्ब्रेला बनाया, मोटा मोटी लगभग 5,500-6 हजार ट्रक ड्राइवर से हम जाके पर्सनली मिले होंगे, जो मेजरली बैठती दिल्ली हरियाणा वाली 5 से 6,000 हाँ ट्रक ड्राइवर के साथ, ट्रक ड्राइवर से मिलना, ट्रांसपोर्टर से मिलना, उनको समझना, उनकी भावनाओं को समझना। सर बिग रिसर्च, एक तरीके से देखा जाए तो आपने एक पूरी इंडस्ट्री में पूरा रिसर्च ही कर डाला, तो 5,000 नंबर देगा। तो डेली लगभग कितने ट्रक से आप मिलते थे, मतलब डेली कितना टारगेट जो हमने करा ये लगभग 2.5 से 3 साल जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था पूरे प्रोडक्ट का, और पैरेलली रात को अपन घूमा करते थे कि जो हम बना रहे हैं उन्हें दिखाते भी थे। बहुत सारे लोग जो डे 1 से जुड़े हुए थे, एक अलीगढ़ के साहब हैं जो हमारी टीम, मतलब वो आलू ट्रांसपोर्ट करता था व्यक्ति, अभी भी करते हैं वो, और उनका नाम ही आलू वाला रख दिया टीम ने कि अगर फोन बजता था उनका, हाँ सिर्फ आलू ही करते और कुछ नहीं करते क्योंकि अलीगढ़ हाथरस की जो बेल्ट है वो आलू की ही बेल्ट है। तो वो व्यक्ति ट्रक चलाते हुए भी, लेकिन उन्होंने बहुत संशोधन कराया हमारे सिस्टम में, बहुत सारी चीजों में बदलाव लेके आए कि आप ऐसे कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ऐसे करो, हम ट्रक वालों को ऐसे दो, एक्सपीरियंस। सो ऐसा कहना जो हम ग्लैमरस इंडस्ट्री में देखते हैं ना अपनी स्टार्टअप की दुनिया में कि पढ़ा लिखा और IIMs IITs के लोग सब कुछ कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जो आपकी इंडस्ट्री का व्यक्ति है, जिस इंडस्ट्री के लिए आप बना रहे हो ना, वो व्यक्ति आपको बेहतर फीडबैक दे सकता है वर्सेस एनी अदर sitting out into the industry, whether it's an incubator, whether it's an investor, whether it's a corporate person or whosoever it is। क्योंकि जो ग्राउंड का काम है ना, जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री वो ग्राउंड का काम है एक्चुअली, क्योंकि ऑपरेशंस वो आज की डेट में मेरे नजर में ऐसा है कि आप जितनी बड़ी बातें करो, ठीक है, सारी कंपनी जितनी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट जो भी बनाते हैं, अगर फैमिली ऑपरेशंस भी करें, ये जो आपने बात की बहुत काम की बात है, क्योंकि जो लगातार 24 घंटे उसी ऑपरेशन में जी रहा है, अगर उसका फीडबैक आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे। और वो उनको फीडबैक को समझना भी, सबसे बड़ी समस्या एक और ये होती है कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरीके से नहीं लेते फीडबैक को। मैं एज अ प्रोडक्ट ओनर एक माँ की तरीके से अपने बच्चे से प्यार करने लग जाता हूँ। अब बच्चे में तो कमी दिखती नहीं है माँ को, लेकिन एक व्यापार और एक स्टार्टअप बनाने में आपको अपने बच्चे में कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, तभी आप उस पर सुधार कर सकते हो। अगर आप सुधार कर इम्प्रूवमेंट डालिए, तो यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट।
अगर जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, तो आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या आप अपने लिए बना रहे हो। नो, वी आर नॉट बिल्डिंग समथिंग फॉर आवरसेल्फ, वी आर बिल्डिंग समथिंग फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द पीपल, फॉर द स्टेक होल्डर। देन ओनली दे आर गोइंग टू पे फॉर मी, और देन ओनली दे आर गोइंग टू यूज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द यूज। पैसा तो आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट इस्तेमाल तो करना शुरू होना चाहिए। मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, टेक्नोलॉजी बना दी, अब उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा तो फायदा क्या है? तो अच्छा ईशू भाई, अब यहाँ पे ये बताओ कि जैसे आप कई सारे इंक्यूबेटर्स वगैरह में भी आप रहे हो, ठीक है, और आपको नो डाउट आपको बहुत सारे मेंटर्स वगैरह भी मिले होंगे। मैं चाहता हूँ कि लाइक अगर आप थोड़ा सा जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे, देखो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंक्यूबेटर्स हम भी रहे और हमें कई सारे मेंटर्स पकड़ाए गए, ठीक है, वो जबरदस्ती पकड़ाए गए, ठीक है, एंड सो कॉल्ड मेंटर्स भी होते कई सारे, ठीक है। तो हम एक्चुअली हमारा मेन मकसद देखो वही है ये पॉडकास्ट करके, लाइक ना कि मतलब क्या है कि हम एक्चुअल में रियल पिक्चर दिखा सकते हैं, ठीक है, जो स्टार्टअप में जो आ रहे हैं वो रियल चीज बता सके कि भाई देखो, हर कोई पहली चीज तो जो आपको मेंटर पकड़ा दिया जाए वो मेंटर नहीं होता है, ठीक है। आपको किसी ने पकड़ा दिया इसलिए उसको पकड़ के नहीं बैठना है, आपको खुद भी अपना दिमाग लगाना है कि वो एक्चुअली वो मेंटर बनने लायक है कि नहीं है। ऐसे में आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे, और अगर कोई किस्सा हो तो आप अच्छे तरीके से बता सको तो बताइएगा प्लीज, और अगर कुछ आपके पास कोई वियर्ड मेंटरशिप या कोई वियर्ड सा और कुछ सजेशन हो तो सजेशन भी लगाओ कि यार ये क्या ही था। सो अगर मैं बात करूं इंक्यूबेशन और एक इंक्यूबेटर, जब ये वर्ड बहुत फैंसी नहीं थे, उससे पहले हमने व्यापार या स्टार्टअप बोल सकते हैं शुरू करा ट्रक सुविधा सन 2014 में। 1 अगस्त 2014 वाज द फर्स्ट डेट एंड वी लॉन्च्ड ट्रक सुविधा। 2016 में जाके बहुत ज्यादा फैंटिसाइज होना शुरू हुआ स्टार्टअप वर्ड, जब स्टार्टअप पॉलिसी आई, मोदी जी ने लॉन्च करी, सारी चीजें होनी। उसके बाद इंक्यूबेटर्स, मेंटर्स, ये सब फैंसी वर्ड्स बहुत ज्यादा शुरू हो गए। एवरीवन वाज अ मेंटर, एवरीवन वाज लाइक कि भाई मैं इंक्यूबेशन कर रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आपको कुछ नहीं पता है। बट बहुत सारी सिनेरियो में ये चीजें, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, थोपी जाती हैं। इट शुड नॉट बी समथिंग कि जो थोपना होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। एंड एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंक्यूबेटर्स की, वो प्रॉब्लम ये है कि इंक्यूबेटर्स आर बीइंग रन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट आज भी वही है कि मैं बच्चे को असाइनमेंट दूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट असाइनमेंट, उनका मेन एक्सपेरिमेंट्स, रियल लाइक आप जो कर रहे हो आपको करना है। टीचर बन जाते हैं, हाँ, वो टीचर बन वो सेशंस करवाएंगे, जब देखो तब लेक्चर्स रखवा देंगे, आज इसको बुला लिया, आज उसको बुला। अच्छा, बुला भी किसको रहे, ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के नाम पे एक ऐसे किसी जॉब करने वाले बंदे को उठा लेते हैं जिसने कभी धंधा चलाया नहीं था, जिसने कभी धंधा बनाया ही नहीं है। व्यापार के अंदर घुसना जरूरी है। मैं ये कह सकता हूँ कि किताबी ज्ञान जरूरी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें, कॉन्सेप्ट्स में रिलेट करता हूँ, मैं रिलेट कर पाता हूँ, लेकिन ग्राउंड स्टोरी बिल्कुल अलग है। अगर मैं आज की भी बात करता हूँ, जो लॉजिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है, लॉजिस्टिक्स पहले तो ये सब्जेक्ट नहीं होता था, बट 2015-16 से कुछ यूनिवर्सिटीज ने लॉजिस्टिक्स को पढ़ाना शुरू किया, जिसमें कोर्सेज लाइक BBAs एंड MBAs इंट्रोड्यूस किए गए। बट जो वो पढ़ाते हैं वो करिकुलम वर्सेस जो ग्राउंड का करिकुलम है बिल्कुल अलग है। एंड सो इज ट्रू विद एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे को बिजनेस बनाना है, बिजनेस का सिंपल रूल है कि भाई मेरे को कमाई होनी चाहिए, then only I'll be profitable. Terminologies is not a business. Actually क्या है कि वहाँ पे आप टर्मिनोलॉजी तो सीख सकते हो, बट बिजनेस सेंस सीखना ये आसान नहीं है। आप प्रेजेंटेशन सीख सकते हो, आप बिजनेस सीख सकते हो, बिजनेस नहीं बनता। सौरभ भाई, अब देखो गलत हो यहाँ पे, ठीक है, लेट मी करेक्ट यू। मैं जितने भी इंक्यूबेटर्स होते हैं सबको पता है कि ना आपको अपने बिजनेस में करना ही क्या है। क्या करना है सर? कस्टमर ही तो बनाने हैं। ये एक्चुअली हमें आया था कहीं से। तो देखो सबको पता है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कस्टमर ही तो बनाना है, बस। दिस इज सो फकिंग इजी थिंग सर, बस आपको कस्टमर ही तो बनाना है, लेकिन वो बनाने कैसे है ये हम नहीं बताएंगे, इसलिए हमने मैं एक चीज बस यहाँ पे बताऊं ना। अब अगर जैसे कई लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ लोग ऑफेंसिव भी ले ले इस चीज को कि यार ये कैसे बातें कर रहे हैं किसी के बाद। देखो फैक्ट इज फैक्ट, राइट। वो बोलेंगे नहीं, हम तो कस्टमर को हम तो स्टार्टअप्स को बताते हैं कि लाइक कस्टमर कैसे बनाना, कस्टमर बनाओ। बट एक्चुअली कस्टमर बनाना कैसे, ठीक है, वो बताना ना। जैसे मैंने एक बार मैं थोड़ा सा इन सब चीजों में मैं बोलूंगा जनरली, मतलब मैं इसकी सच में तारीफ करता हूँ इस बंदे की।
एक्चुअली ना सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। एक स्टार्टअप था, एक ऐसी छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। एक स्टार्टअप था, तो वो उसको कुछ बताया गया, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो लोग रिलेट कर ले जाएंगे और फिर हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। सो बस ये था कि उसको जो उसका सेगमेंट था, मार्केट सेगमेंट, भाई वो पिछले 2-2.5 साल से उस इंक्यूबेशन में लगा हुआ है। बड़े बड़े मेंटर्स उसके साथ में पकड़ा रखे, सो कॉल्ड मेंटर्स, जिन्होंने कभी धंधा नहीं बनाया होता है, सिर्फ आके ज्ञान देके चले जाते हैं। वो बेचारा 2-2.5 साल से उसमें लगा हुआ है, टाइम खराब कर रहा है। एक दिन इनको कनेक्ट करवा दिया, गलती से उन्होंने कनेक्ट करवा दिया इनसे। तब इसने जब सॉल्यूशन बताया, उसके बाद से उसके धंधे के ना वो चेंज हो गया, उसका सोचने का तरीका बदल गया और वो राइट थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट कस्टमर तक पहुंच पाया। मतलब 2 साल तक वो इंक्यूबेशन नहीं, अगर वो इंक्यूबेशन नहीं होता तो उसके बेचारे के 2 साल बच चुके होते। किसी इंडस्ट्री अगर एक्सपर्ट्स के साथ मिलाया जाता, तो मैं बस यही यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ईशु भाई, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें ना मेंटर्स थोप दिए जाते हैं जिन्होंने कभी धंधा नहीं बनाया। वो क्या बताएंगे आपको? ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा असहमत हूँ यहाँ पे बात से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जिसने व्यापार नहीं किया वो कैसे आपको व्यापार करना सिखाएगा। लेकिन हमारी कला बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एक ये भी होती है कि किसी भी चीज में से हमें कैसे निकालना है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। 2015 पुरानी दिल्ली का किस्सा है। देयर वाज सम ऑफ द फंड इवेंट, नाम याद नहीं है मेरे को। सिमिलरली सेम स्टोरी ऑल टुगेदर कि ऐसे करा जाए। सो देयर वाज अ स्टेटमेंट जो आज भी मुझे याद है कि अगर आपको पैसा चाहिए आप किससे लो, फैमिली फ्रेंड से लो, इन्वेस्टर से लो, वीसी से लो एंड सो ऑन। उसमें एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ था, कस्टमर कैन आल्सो बी द इन्वेस्टर। एंड दैट वाज वन ऑफ द थिंग दैट क्लिक्ड माय माइंड एंड आई थॉट कि ऐसा हो सकता है क्या। आई ट्राइड इट एंड इट वर्कड फॉर अस। राइट, आई आल्सो ट्राइड इट एंड इट वर्कड फॉर अस। कैसे, उसको मैं बताता हूँ, शायद किसी की मदद हो जाए। सो मेरे को आज सर्विस देनी है, मुझे पता है कि मैं क्या सर्विस देना चाहता हूँ, विच इज वेरी कॉमन दीज डेज, जिसे आजकल लोग बोलते हैं लाइफ टाइम डील्स। ठीक है, मेरे को एक अपने यूज केस की या अपने सर्विस की लाइफ टाइम वैल्यू पता है कि कोई भी कस्टमर मेरे को कितना वैल्यू देगा। जस्ट ऑफर दैट पर्टिकुलर थिंग इन 50% टू द कस्टमर। अगर आपकी सर्विस उसके लिए महत्वपूर्ण है तो उसे 50% में ले लेगा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है वो बिजनेस कर रहा है एक्चुअल। या अगर कंज्यूमर मार्केट है तो उसे उसकी वैल्यू वर्थ समझ में आ रही है। एंड इफ यू गेट दैट मनी आउट ऑफ 100-200 पीपल, आपको बस अपना टारगेट बनाना है कि मेरे को 100 ऐसे लोग चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए। और इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दोस पीपल, यू विल बी एबल टू सस्टेन एंड यू विल बी एबल टू ब्रिंग और सीड फंड योर बिजनेस। दैट इज समथिंग व्हिच इज बहुत बढ़िया, रियली गुड फॉर। वेरी ट्रू। एक्चुअली मैं सीरियसली बताऊं तो अभी जैसे विश्वास के केस में यही हो रहा है कि इसके रियल इन्वेस्टर्स जो है इसके कस्टमर ही हैं, और कोई इन्वेस्टर जो है वो, मैं भी नहीं मानता कि कोई और इन्वेस्टर काम का है भी इन्वेस्टर्स। क्योंकि अभी मैं नाम लेना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने उनका भी इंटरव्यू सुना था कहीं पे, विजय शेखर शर्मा का था शायद। तो उन्होंने भी किसी जगह पे आकर के यही बात बोली थी कि इन्वेस्टर्स आते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको पैसा देते हैं, स्केल करने के लिए देते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए देते हैं, ऑपरेशंस मार्केटिंग के लिए देते हैं। आप ये जितनी भी चीजें बना रहे हो, बना किसके लिए? कस्टमर से। अगर कस्टमर इतना बनाने के बाद कस्टमर नहीं पैसा दे रहा ना, तो वो भी चले जाएंगे। यस, अगर कस्टमर आ रहा है बिना कुछ किए भी ना, तो वो फिर वापस आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपने बोली। और कस्टमर ही जो है उससे बड़ा इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप के लिए कोई नहीं होता। अगर आपका आइडिया अच्छा है तो फर्स्ट ट्राई एंड कन्विंस योर फर्स्ट इन्वेस्टर टू द कस्टमर। सबसे बड़ी चीज हिंदुस्तान जैसे, अगर हम हिंदुस्तान में व्यापार कर रहे हैं या बाकी के लोग जो एवरीवन इज आइंग इंडियन मार्केट, वो क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ जनता इतनी ज्यादा है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो जनता वैसे ही चला देगी। अगर आपकी मार्केटिंग सही है और अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो तो वैसे ही चल जाना है। तो आपको जस्ट कंज्यूमर तक रीच आउट करना है। रीच आउट करने के लिए भी जरूरी नहीं है कि आप पैसा आपको चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, आप किसी भी स्टार्टअप से बात करो आज, या किसी भी व्यक्ति से बात करो, इवन हम जो बोलते हैं कि मार्केटिंग के गुरुज हैं और हर कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, ठीक है आपको पैसा चाहिए, पैसा कहाँ लगाओगे? ठीक है, इतना इतना पैसा मैं प्रोडक्ट बनाने में लगाऊंगा, उसके बाद मैं गूगल एड्स में लगा दूंगा या फेसबुक एड्स में लगा दूंगा, या मेरे को मार्केटिंग करने के लिए पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? आपके पास ईमेल फ्री है, आपके पास व्हाट्सएप फ्री है, आपके पास दिन के 100 SMS फ्री हैं। अगर मैं एक नॉर्मल सा सिंगल फाउंडर हूँ और मेरे पास अगर 3-4 बंदे हैं मेरी टीम में हु आर पैशनेट अबाउट माय प्रोडक्ट, मैं अगर टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करता हूँ, टारगेट ऑडियंस मेरे को कहाँ मिलेगी? सोशल मीडिया पे।
जो डिजिटल एरा है आज की तारीख का, जहाँ पे हर कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे होगा, फेसबुक पे नहीं होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, इंस्टाग्राम पे नहीं होगा, यूट्यूब पे होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा, लिंक्डइन पे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक बात है। ठीक है, आप उन्हें फ्री में रीच आउट कर सकते हो। अगर मैं 5 बंदे हो गए, मैं 100 लोगों को डेली रीच आउट करता हूँ, 500 लोग हो गए। ठीक है, 500 लोग में मैं कुछ नहीं बोलता कि ज्यादा 1% तो लोग आएंगे, 5 लोग हो गए। अगर 5 लोग भी अगर आपके कन्वर्ट हो गए, आपको व्यापार तो मिल गया है, आपको बिजनेस मिल गया, आपको कस्टमर मिल गया, फ्री। आपको किसी को रीच आउट करने के लिए क्या चाहिए? ईमेल आईडी चाहिए। किसी को रीच आउट करने के लिए क्या चाहिए? मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर किस पे अवेलेबल है? फ्री में गूगल पे अवेलेबल है। ईमेल आईडी किस पे अवेलेबल है? फ्री में वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। सर्च तो करो, मेहनत तो करो। दैट इज समथिंग दैट एनीवन। वेरी नाइस। एक्चुअली ये बहुत अच्छा आइडिया आपने डाला अभी, बिकॉज होता ये है कि हम लोग क्या है, अपनी जर्नी को ना बहुत ही टॉप लेवल से ही देखना शुरू कर देते हैं। हम बेस लेवल को पहले छोड़ देते हैं। तो जनरली होता भी यही है कि जब बड़े टॉप लेवल से देखते हो बिना बेस ग्राउंड पकड़े हुए, तो मुंह के बल भी गिरता है। सर, बुनियाद अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो इमारत कितनी बड़ी खड़ी कर लो, गिर जाएगी, चाहे 1 मंजिल की हो चाहे 10 मंजिल। लेकिन दिस इज वेरी राइटली सेड कि भाई आपको कस्टमर चाहिए। कस्टमर जहां से फ्री, आपके पास जितने पोर्टल्स हैं, जस्ट ट्राई टू यूज इट। अगर आपके वहां पे 1 कस्टमर बन रहे हैं तो उसी से 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनना शुरू करेंगे। आप सर्विस दोगे उसे, सर्विस देने के बाद आपके पास किस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, मार्केटिंग के लिए इनिशियली नहीं चाहिए, जो आप स्केल करोगे डेफिनेटली चाहिए, वो उतना स्केलेबल मॉडल नहीं है, बट बेसिक के लिए तो ठीक है, बेसिक्स आप कर सकते हो। व्हाट्सएप आपको फ्री में दे रहा है, आपको कह रहा है कि भाई आप मैसेज भेजो, डू नॉट स्पैम, बट एटलीस्ट आप कम्युनिकेट करने के बहुत ही एम्पैथी भरा अच्छा मैसेज तो आप बना के भेज ही सकते हो। एंड इफ यू आर अ फाउंडर, इफ यू आर अ सेल्स पर्सन एज वेल, यू नीड टू बी अ सेल्स पर्सन। फाउंडर को तो देखो सब कुछ होना पड़ता है, चाहे वो सेल्स पर्सन हो, मार्केटिंग पर्सन, कुछ भी हो, वो उसको ऑपरेशन सब कुछ होना चाहिए, कुछ आना। उसके लिए तो कोई वो नहीं है। अब ये चीजें जो है ना, जैसे अभी जो ईशू भाई ने अब जो चीजें बताई, क्यों बता पा रहे इतनी में? क्योंकि उन्होंने धंधा बनाया है, इन्होंने घिसा है, इन्होंने 5000 ड्राइवर्स को मिले हुए हैं, तब जाके इन्होंने चीजें, तो इनको पता है मार्केट में रिझे हुए इंसान। अब मैं एक गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ने एक इवेंट करा था, ठीक है, वही है कि नाम लेना थोड़ा सा गड़बड़ होता है। अभी हम भी उस स्टेज पे है कि कहीं पे हमारे लिए भी दिक्कत ना हो जाए, तो हमें थोड़ा बचा के, बट भाई आप लोग बाकी लोग बस गेस कर लीजिएगा। तो एक गवर्नमेंट एक इवेंट कर रहा था, ठीक है, तो उसमें कई सारे स्टार्टअप्स को उन्होंने बुलाया और उन्होंने कई सारे मेंटोर्स को भी बुलाया। यू वोंट बिलीव कि उसमें मेंटोर पता है कौन आके बैठा हुआ है? किसी कंपनी का मैनेजर आके बैठा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे लोग आ रहे हैं, तो अब वो जब वहां पे जब वो ज्ञान दे रहे थे ना, मैं उसको सुन रहा था, मुझे लगा था भाई ये क्यों दे रहे हैं? इनको भी खुद नहीं पता है कि, क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय का माइंडसेट और एक धंधे वाले का एम्प्लॉय माइंडसेट बहुत अलग होता है। एम्प्लॉय को क्या पता होता है कि ये करना है, ये जरूरी है, ये होना चाहिए। क्यों? उसको सब कुछ पता है, क्योंकि उसको पता है पीछे से बैकअप कौन दे रहा है, उसका कंपनी पैसा लगा रहा है। यहाँ पे फाउंडर में दिक्कत क्या होती है? उसको पता है कि ये तो करना चाहिए, वो पीछे पैसे ही नहीं है। पैसे की अलग बात है, जो आप सोचोगे ना कि ये करना है, दिन उस हिसाब से चलेगा ही नहीं, चलेगा। आप 10 टू डू लिस्ट बनाते हो, 10 में से 1 या 2 कंप्लीट होने वाली होती है, उसके अलावा 15 नई चीज आके खड़ी जाती है। अब ये प्रॉब्लम क्या है? मेरे से किसी ने बोला था, तो मैंने भी उनको ये बोला, मतलब सर ऐसा है ना, जिस दिन एंटरप्रेन्योर बन जाओगे ना, अभी आप जॉब कर रहे हो, अभी रोज जब अगर 30 तारीख की आपकी सैलरी डेट है और अगर 3 को आ गई ना गलती से, आपकी हार्ट बीट घटनी बढ़ने लग जाती है उतने दिन में, 3 दिन के अंदर में। यहाँ पे ना एंटरप्रेन्योर की जेब से वो क्रेडिट का बिजनेस तो बहुत बाद में आता है, पहले डेबिट का बिजनेस चल रहा होता है। तो वो है कि जब तक जेब भरी है ना, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है यहाँ से। जब तक जेब भरी है ना, ये जो कुछ IAS पीसीएस जो आते हैं, ठीक है, जो ज्ञान देके जाते हैं कि लेकिन भाई आपकी जेब भरी हुई है, आप ज्ञान अच्छे से दे सकते हैं। भरी होने के बावजूद ना, जब डेबिट का बिजनेस रोज आता रहेगा ना, 10,000 गए, 5,000 गए, 2,000 गए, 1,000 गए। सा चीज है ना, आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो? तो आप अपनी टीम के लिए काम कर रहे हो, Exactly. आप उनके लिए काम कर रहे हो जिन्हें आप सर्विस दे रहे हो। राइट। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा घर कैसे चल रहा है, या मेरे पास पेट्रोल में अगर 10 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसे हैं या नहीं। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि जाना है 100 किलोमीटर, 2 बार तेल डलवा रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे कर लेंगे, अभी पेमेंट आने वाली है ना 1 घंटे बाद, भाई मेरी तरफ देख के ऐसे क्यों हंसते हो? सच्चाई यही है। नहीं, तुमने एक्चुअली ना 10 छेड़ दी बहुत गहरी वाली। ये एक्चुअली होता है, एक्चुअली हमें कई बार ये महसूस होता है कि यार मेरे साथ भी हुआ है और इसके साथ भी होता रहा है। अभी कहीं जाना था, पैसे थे नहीं, मैं कहीं बैठा था लखनऊ में, अब somebody told me कि
मीटिंग के लिए आना है, दिल्ली आना है। मैं सोच रहा हूँ कि यार कैसे जाऊँ दिल्ली के लिए। अब ढूंढ रहा हूँ सारे जितने भी वॉलेट हैं, जितने भी पे लेटर हैं कि भाई कहीं से टिकट बुक हो जाए। इवन कई समय तक तो मैंने सिर्फ पे लेटर पे ही अपना धंधा चलाया है कि पे लेटर पे ही धंधा चल रहा है कि भाई क्रेडिट पे भी चल गया, अभी फिर किसी का पैसा आएगा तो इसको डाल करके छुट्टी करूंगा। अच्छा, और ईशू भाई मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा, मैं एज अ सीनियर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने इतना बड़ा अच्छा बिजनेस आपने बनाया हुआ है, और आप मुझे करेक्ट करना, अगर गलत है तो भी बताइएगा, और सही है तो मुझे लगता है कि लाइक अगर कभी कभी अगर आपका अगर इस तरीके के, जैसे मान लो कि आपको दिखाई दे रहा है कि यार मेरे को ना, देखो आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप पहली चीज तो मुझे लगता है कि अगर आपको अगर पैसे की जरूरत है तो उसका आप पहले ब्रेक डाउन करो, कहाँ कहाँ पे आपको पैसे की जरूरत है, उसमें सबसे छोटा कौन सा है जो जरूरी और छोटा अमाउंट है, फिर आप अपने उसको ना मतलब अपने एक्सपेंसेस को और ज्यादा जितना मिनिमाइज लेवल पे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो आप ब्रेक डाउन करो उसको, ठीक है। जैसे मान लो कि अब मेरे को इन चीजों पे खर्चा करना है, अब उसमें जैसे मान लो एक सबसे सिंपल आ गया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग मेरे को कितना खर्चा करना है, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग मेरे को पूरे महीने में इतना खर्च होना है, तो मतलब एक दिन में कितना खर्चा होना है, तो अगर आप दिन के हिसाब से मुझे लगता है कि छोटा छोटा बनाओ ना, और फिर जैसे मैंने करा, ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि भाई इतना इतना पैसा मेरे को दिन में लगाना है, तो मैं क्या करता था, मैं अपने जो कस्टमर्स होते थे उन्हीं से 1 महीने का या 2 महीने का मैं एडवांस उठा लेता था, जिससे क्या होता था कि मेरे वो क्योंकि खर्चा कम हो गया तो मैं इस हिसाब से उसको जो है मैनेज करते हुए चलता था, क्योंकि एक साथ अगर पूरा अमाउंट ले लूंगा तो वो हवा बन जाएगा मेरे दिमाग में, वो ना प्रेशर बन कि आप मेरे को ना 50,000 60,000 रुपए एक साथ लेकर आना है, बेटर उसको ब्रेक डाउन करो और हिसाब से धीरे धीरे आप अपने क्लाइंट को जैसे जैसे कन्विंस होते जाए आप उसे पैसा उठा के, क्योंकि डेली के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना होगा। आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी क्या यूज की हो? क्या ये स्ट्रेटेजी सही रहेगी या आपको क्या लगता है? सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं बहुत सारे फाउंडर से मिलता हूँ, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ, मुझे लोगों से मिलना बड़ा पसंद है, तो एक चीज जो सब में बहुत कॉमन दिखती है, एवरीवन इज लाइक कि मैं इतना पैसा मेरे को चाहिए। अगर आप उनसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हो कि क्यों चाहिए पैसा, आप कहाँ यूज करने वाले हो, तो एवरीवन इज ब्लैंक, इतने % इसमें लगा देंगे, इतने % इसमें लगा देंगे, इतने % इसमें लगा देंगे। स्टार्टिंग में हमारा भी यही था, जब भी मेरे घर में ये सवाल पूछा जाता था कि कितना, तुम्हें क्या लगता है कितना, देखो 200 करोड़ तो चाहिए, करोगे क्या 200 करोड़ का, वो पता नहीं। ठीक है, अब वो जो पैसा जो एक्चुअल में चाहिए वो बहुत लिमिटेड होता है किसी भी चीज में, ठीक है। अब उस लिमिटेड पैसे को आप कहाँ लगाने वाले हो वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें उस चीज की क्लैरिटी नहीं होगी हम उस चीज को रिवर्ट नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और पैसा उठाना किसी से भी, इन्वेस्टमेंट लेना किसी से भी एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, जो बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स नहीं समझ, रियलाइज नहीं, इवन जो बहुत बड़े हो गए शायद वो भी नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते, इसका एग्जांपल अगर हमें देखना है तो हम ये चीज देख सकते हैं कि आप अंधाधुंध पैसे लगाए जा रहे हो, आप पैसा ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज में लगा रहे हो जहां पे आपका नाम दिख रहा है बट वहां से कोई रिटर्न नहीं आना है, ठीक है। आप एक और चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जब आप एक व्यापार कर रहे हो ना, तो व्यापार करते हो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर आइंग ऑन यू, नॉट ओनली एज अ कंज्यूमर बट एज समवन हु wants to build that business as a dream also। जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम ऐसे नहीं है कि हम पहले हैं जिसने ये शुरू कर दिया, या हम कोई भी नया एक आइडिया लिया, ये पहले थे जिसके मन में ये आ गया। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, जो हम कर रहे हैं। ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने पहले ट्राई किया, दे फेल्ड, ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए बट दे डिडंट ट्राइड अप। वो पूरी जर्नी में आज भी मिलते हैं हम लोगों से, और समझ में आता है कि वो ऐसा करना चाह रहे थे या करना चाहते हैं बट वो स्टेप नहीं ले पाए। और अगर हम ही कोई गलत काम करेंगे तो वो हमने एक जिम्मेदारी को अपनी सही तरीके से नहीं निभाया, वो निभाना बहुत जरूरी है। और ऑल दीज आर द वैल्यूज दैट नीड्स टू बी देयर इनटू द बिजनेस। अगर हम वैल्यू बेस्ड बिजनेस नहीं बना सकते ना तो कोई फायदा नहीं। आपने रतन टाटा जी का एग्जांपल लिया, सिंप्लिसिटी देखिए, आप ये देखिए कि द वे दे बिल्ड द होल एम्पायर ऑल टुगेदर। और आप टाटा में जाके किसी से मिलेंगे, द एथिक्स दैट प्रिवेल अराउंड द बिजनेस वो बिल्कुल डिफरेंट है। उन एथिक्स की कोई डिफरेंट वैल्यू है ही नहीं, मतलब कुछ भी उसका कंपैरिजन नहीं है किसी भी सिनेरियो। पीपल लव देयर ब्रांड्स। तो ये तो है कि अगर मैं बोलूं कि यूनिवर्सली हर कोई एक किसी ब्रांड के लिए अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है इन द परसेंटेज वाइज, तो मेरे को लगता है कि शायद दैट इज द लेगेसी दैट ही लेफ्ट फॉर अस। सो दीस आर द वैल्यूज दैट वी आर ब्रिंगिंग इन। और अगर जो बहुत सारे लोग अगर हम स्टार्टअप वर्ल्ड में देखेंगे वो उन चीजों को शायद समझते हैं और समझना नहीं चाहते या आगे डिलीवर नहीं करना चाहते, वो भी गलत है। आज की डेट में मैं एक सीरियसली बात बताऊं, इशू जो मुझे कई बार रियलाइज हुआ, पीपल
जो है ना ग्लैमर वर्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट एग्री है, अभी क्या है ना कि शॉर्ट सक्सेस उन्हें बहुत अच्छी लगती है, एग्री। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है। अभी आप किसी से अगर टाटा की बात करेंगे तो लोग टाटा को ना देख करके ना ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का नाम लेंगे जिन्होंने 100 करोड़ 500 करोड़ उठा लिए मार्केट में, अब उनका नाम उछलने लग गया, तो वो उनसे ज्यादा इंस्पायर है क्योंकि उन्हें लगता है कि 5 साल के अंदर में 500 करोड़ बुरा नहीं है, अच्छा है, मेरे को करना ही है, इसके बाद तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं काम करूंगा। दे डू नॉट हैव अ फील टू द बिजनेस। अभी इन्वेस्टर भी कई बार, आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी नहीं है, एंटरप्रेन्योर्स ये तो बल्कि इंक्यूबेशन में कई बार हम लोगों को इंक्यूबेटर्स ने टीच किया, सिखाया, डोंट अटैच विद योर ब्रांड। Why? Because if you are not attached with your brand, then you are not making a business. You are not doing it right way. आपको अपने ब्रांड से जब तक अटैचमेंट नहीं होगी, आप उसके लिए पॉजिटिव कैसे सोचोगे? तब तो आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आप तो अटैच हो ही नहीं, आपको प्रॉब्लम सोल्यूशन खोजना ही नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालना है कस्टमर से। तो कस्टमर को आप कहीं ना कहीं बेवकूफ बना करके बस पैसा निकालना चाहते हो, वैल्यूएशन बढ़ाना चाहते हो, उसके बाद फिर अपनी थाईलैंड की ट्रिप। तो ये मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट कभी भी जब भी मेरे से किसी ने बोला कि डोंट अटैच टू योर ब्रांड, मेरे को वो चीज हमेशा कहीं ना कहीं खर्ची थी। आई डिडंट से टू एनीवन कि क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर माइंडसेट के हिसाब से यही होता है कि आप जब अटैच हो जाएंगे तो एक ना एक दिन आप बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो अपना पूरा एक सिनेरियो है कि वो अपने से बड़े इन्वेस्टर्स को फिर अपने से बड़े इन्वेस्टर्स को करेंगे, तो आपकी इक्विटी डेवलप होती ही चली जाएगी एंड इवेंचुअली यू लेफ्ट ऑफ, तो वो होगा। बट दिस इज द मेन आइडिया व्हाट दे एक्चुअली सेड। बट मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टाटा का एग्जांपल यहाँ पे इसीलिए गड़बड़ हो जाता है बिकॉज टाटा अपने हर प्रोडक्ट और अपनी हर चीज के साथ में अटैच थे, वो अपनी एम्प्लॉय के साथ भी अटैच थे, अपनी ब्रांड के साथ भी अटैच थे, अपनी कंट्री के साथ भी अटैच थे, वो हर चीज के साथ अटैच थे एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई कि पीपल आल्सो अटैच विद इट। मेरे को ये चीज हमेशा कई बार जमती नहीं है। इंक्यूबेटर्स बोलते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच मत होइए, मैं हमेशा ये चीज सोचता रहता हूँ कि अगर वो अपने प्रोडक्ट से अटैच नहीं होगा तो कैसे अपना बिजनेस कर पाए। अटैचमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मुझे लगता है कि हर एक एंटरप्रेन्योर होता है और होना जरूरी भी है। अगर आप अटैच नहीं हो रहे तो फिर आप इसका मतलब लोगों के साथ जो है मजाक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट ही एक सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे और भी बिजनेसेस में मैं देखता हूँ एम्पैथी, जैसे अभी आपकी बिजनेस के बारे में भी मैं बात करूँ, आपको कहीं ना कहीं पेन फील हुआ है, एम्पैथी फील हुई है फॉर द ट्रक ड्राइवर्स, फॉर द सिस्टम, फॉर एनीथिंग। That's why you are coming here to change. मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अब जैसे हम व्यापार करते हैं, अब दो तरीके से इस चीज को देखा जाता है। एक है कि मैं अगर बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कोई मैंने स्टार्टअप करा, व्यापार करा, दुकान खोली, कुछ भी करा, अगर आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और आई एम जस्ट डूइंग द बिजनेस फॉर मनी। जो एक नॉर्मल शॉपकीपर होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे यहाँ आओगे, मैं सामान दूंगा आपको, पैसा लेके बात खत्म। एक दूसरा शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है कि आप आ रहे हो, आपको देख भी रहा है, आपको देख रहा है कि अच्छा जी एक कोई सामान लेने बुजुर्ग आए हैं, उनके साथ उसने भेज दिया कि बेटा जब सामान घर तक छोड़ा। तो दैट इज द एम्पैथी दैट द शॉपकीपर इज हैविंग फॉर हिज कस्टमर, कि ठीक है वो नहीं ले जा सकते, ज्यादा सामान हो गया, 10 किलो का आटा भी हो गया, उसके साथ 5 किलो चीनी हो गई, कुछ और सामान हो गया, वो लेके छोड़ के जा रहा है। और दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस। अगर मैं ट्रकिंग की बात करता हूँ, ट्रक सुविधा की बात करता हूँ, तो हमारी में ट्रक ड्राइवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते। इसी तरीके से ट्रकिंग बिजनेस में ट्रक ड्राइवर के बिना ट्रक नहीं चल सकता, चाहे वो किसी भी ब्रांड के ट्रक्स हो, चाहे टाटा के ट्रक्स हो, महिंद्रा के हो, आयशर के हो, लीलैंड के हो, whosoever it is। फिलहाल अभी नहीं आया है, मतलब फ्यूचर में आ सकता है जहाँ पे सेल्फ ड्रिवन ट्रक भी हो। हाँ, तो वो भी बेसिकली सेल्फ ड्रिवन ट्रक हिंदुस्तान में ये नहीं बताएगा। अब आगे मेरे गाड़ी चल रही है, ट्रक चल रहा है, ट्रक के आगे गाय आ गई, अब कैसे उससे बोलो निकाल भाई, हा हा हा, कैसे निकाल के दिखाए, कौन सा सेल्फ ड्रिविंग उसमें लगा देंगे ना, हा 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 करने। इंडिया के लिए इंडिया के लिए अलग लगा देगा, तो ये आवाज तो निकालनी पड़ेगी, तभी कामयाब होगा हिंदुस्तान। तो इसीलिए अब हमने जैसे उस्ताद की शुरुआत करी, उस्ताद में हम ट्रक ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं। तो जैसे सन 2016 से हम चलाते आ रहे हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करा हमने, उन्हें सम्मान क्या है ये उसके लिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। हम ट्रक ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं उनकी फैमिलीज में क्या है। कई बार वो लोग हमें लिखते हैं कि हमें ये चीज की जरूरत है। भाई उस्ताद, ट्रकिंग इंडस्ट्री में कोई भी ट्रक ड्राइवर को ट्रक ड्राइवर नहीं कहता, सो दे हैव अ वेरी रिस्पेक्टिव नेम, उस्ताद। सो अगर कोई भी व्यक्ति होगा वो उसे बोलेगा कि उस्ताद इधर आना, उस्ताद गाड़ी लगा दे, उस्ताद गाड़ी साइड कर ले। तो ट्रक ड्राइवर को ही उस्ताद बोला जाता है। तो उस्ताद का कॉन्सेप्ट, और एक पगड़ी एक बहुत रिस्पेक्टेबल सिनेरियो है ट्रकिंग सेगमेंट में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आइदर कम फ्रॉम राजस्थान और हरियाणा, पंजाब रीजन। अब जैसे मेवात है एरिया जो राजस्थानी
मारवाड़ मेवाड़ जो बोलते हैं, तो वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स आर रियली गुड, एक ईमानदार होते हैं। ट्रक ड्राइविंग सेगमेंट बहुत अच्छा है, पुराने के पुराने परिवार ट्रक ड्राइविंग सेगमेंट में है। अच्छा, तो मतलब एक जो एजेस चलती आ रही है वो वैसे ही चलती आ रही है। मतलब आपके बच्चों को भी वो ट्रक ड्राइवर ही? हाँ, अब उसमें आप ये बोलोगे कि अगर मेवाती ट्रक ड्राइवर है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो कि ये सही व्यक्ति है, इस तरीके के भी सिनेरियोस। तो जब हमने पहली बार करा तो हमने ट्रक ड्राइवर आइडेंटिफाई करे जिन्होंने कभी भी कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है, किसी की सड़क पे सहायता करी हो, मदद करी हो, कुछ जैसे रोड साइड असिस्टेंसेज दी हो, हमने उन्हें पगड़ी दी, मीठा दिया। फिर उसमें एक बुजुर्ग थे जो जिन्होंने कोई एक्सीडेंट नहीं था, उनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा था, अपनी आई बिलीव वो 18 या 19 साल की उम्र से ट्रक चला रहे थे। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि बेटा, मतलब उन्होंने पंजाबी में बोला, पर मैंने ऐसा ना पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने ऐसा कुछ किया हो मेरी जिंदगी में। या तो ये सरकार को करना चाहिए या मेरे मालिक को करना चाहिए। आपने This is something that you are doing. टच करा उस फील को जाके आपने उन्होंने This is the इंडस्ट्री empathy. को कुछ Right. दिया। दिस इज द एम्पैथी। अब नेक्स्ट ईयर उन्होंने ये बोला कि उत्तर हम तो ठीक है, हमने जिंदगी जी ली, बट आगे वाली जैसे अगर हम देखते हैं ना तो आंकड़े गिर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स के, नए ट्रक ड्राइवर नहीं आना चाहते। तो उन्होंने बोला कि उत्तर ऐसा कुछ कर कि भाई हमारे बच्चों को भी कुछ मिले। हम लोगों को लोग लड़कियां देखना पसंद नहीं करते, नई शादियां होने में दिक्कत होती है, सोशल तो हम स्टेटस। इसे ऐसा कुछ क्यों ना करें कि ट्रक ड्राइवर भी एक ऐसा रिस्पेक्टफुल सेगमेंट हो जैसे विदेशों में होता है। जैसे बिल्कुल। बाहर का लोग जो है, अगर मैं यूएस की बात करता हूँ तो वहाँ पे दे सी इट एज ए रिस्पेक्ट, बट इन इंडियन मार्केट वी डोंट सी एज ए ट्रक ड्राइवर एज रिस्पेक्ट, ट्रक ही तो चलाता है। और सोशल स्टेटस नहीं है। नहीं, ये कंसर्न वाली बात वाकई में। नहीं, ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात आपने बताई हाँ। इशू, क्योंकि ये जो आप अभी जितनी भी चीजें बोल रहे हो आई कैन फील इट, कि वो एम्पैथी जो आपने अभी शो की है और जो आप एक्चुअली एक इंडस्ट्री में लगाना चाहते हो, लेकर के आना चाहते हो कल्चर, which is a new culture for this thing. So this is really inspiring, very inspiring. जैसे हमने नेक्स्ट ईयर उसके बाद किया तो हमने कुछ बच्चों ने लिखा कि मैं रोबोटिक्स देखना चाहता हूँ, रोबोटिक्स समझना चाहता हूँ। उस समय एक सज्जन मेरे दोस्त हुआ करते जो रोबोटिक्स के क्लासेस और उसमें काम करते थे, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया मैं कि आपका जो इवेंट आ रहा है उसमें कि हम ट्रक ड्राइवर्स के बच्चों को बुला सकते हैं सो डैट उन्हें भी एक मिले। तो ही वेलकम्ड अस, और फिर वहाँ पे लगभग आई बिलीव 51 या 52 बच्चे थे जो आए और उन्होंने रोबोटिक्स में लाइन फॉलोअर्स बनाने करे, बेसिकली जो नॉर्मल रोबोट होता है वो बनाने ट्राई किया और उन्हें बड़ा मजा आया। मतलब एक जो एस्पेक्ट जो हम किसी टियर 1 स्कूल में या इंटरनेशनल स्कूल्स में देखते हैं, वो एक एजुकेशन, शायद एक टेस्ट उन्हें मिलना शुरू हुआ। बहुत अच्छा है। अगर जैसे अभी जैसा इशू होता है, हमारे तरुण बल्ला साहब भी रोबोटिक्स का ही काम करते हैं और बच्चों को लर्निंग का ही करते हैं। सो अगर मौका मिलेगा तो आप एक बार उनसे जरूर कनेक्ट वैसे हम हर साल कुछ ना कुछ करते हैं। उसके अगले साल हमने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन स्पॉन्सर करे। एक बिटिया ने लिखा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ बट मुझे कोई पढ़ाता नहीं। अरे तो मैं कहा इस पे भी हम कुछ कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो शायद कुछ नहीं कर और पाए, बट ये लेटर्स आपको कैसे आते हैं? सो ये जैसे कई बार हमारे ट्रक सुविधा का नंबर है 8882080808, वहाँ पे व्यापार तो आता ही है, बट कुछ लोग ऐसा लिख के कॉल पर्सनलाइज्ड ऐसा मैसेज भी भेजते हैं। एक बार जरा नंबर फिर से आप बता दोगे, थोड़ा कैमरे की तरफ देख के? 8882080808, जहाँ पे हमारे व्यापार के लिए तो आते ही हैं, बट कई बार बच्चे भी उन चीजों को कर लेते हैं जो जिनमें जिज्ञासा होती है। हाँ। फिर जब कोविड था तो कोविड के टाइम पे हमने अपनी एक हेल्पलाइन पर्सनली शुरुआत की, जो मैं पर्सनली खुद देख रहा था, जहाँ पे मैंने अलग अलग लोगों से संपर्क में आया, बहुत सारे एरियाज के लोगों से संपर्क में आया। उन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई, माल खराब हो रहा था, खाने के लिए नहीं था लोगों के पास। फिर हमने ये आइडेंटिफाई करा कि ढाबे बंद हैं, तो आसपास का कोई परिवार ऐसा है क्या जो खाना पहुंचा सकता है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनकी कुछ मदद कर सकता है, जहाँ पे वो खुद चले जाएं और लेके आ जाएं। क्योंकि एक वो डर का माहौल था ना जब कोविड फैला था हमारे यहाँ पूरे सब जगह। हाँ, बीच में मुझे तो ऐसा भी आता कि कोविड के टाइम पे ना वो स्टॉकिंग करने की लोगों को हैबिट आ गई थी, क्योंकि लोगों को ये नहीं मालूम था कि अभी ये कितने दिन चलने वाला है। Agreed. तो ये भी हो गया था कि वो कई एक सारे डर सामान था। सेंटर से गायब हो जा रहे थे, जस्ट स्टॉकिंग कर रहे थे वो लोग अपने में। बट ट्रक ड्राइवर्स तब भी ऐसे थे जो काम कर रहे थे। फर्स्ट वेव में अलग सिनेरियो था, सेकंड वेव में उन लोगों ने ऐसी भी स्थिति करी है जहाँ पे हम ऑक्सीजन रिच स्टेट से ऑक्सीजन जहाँ पे कमी थी वहां तक हमने उनका ट्रांसपोर्टेशन कराया। और ट्रक ड्राइवर में मुझे तो आज तक एक भी याद नहीं कि किसी ने ये कहा कि मैं माल नहीं लेके आऊंगा। उनका केवल कंसर्न ये जरूर था कि सर आप एक चीज ये देख लेना, परमिशन का इशू ना हो, क्योंकि मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्ट्स थे, हर गाड़ियां नहीं चल रही थी, सारे लोग नहीं चल रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि परमिशन मेरे हाथ में, आप माल लेके जाओ, बाकी मैं चीज देख लूंगा। अब
एक किसी मिसेज का उनका फोन आया ट्रक ड्राइवर के घर से ही, उन्होंने बोला कि पैसा कमाते हैं, घर से बाहर रहते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन घर में पैसा बचना तो चाहिए, मैं कैसे ये देखूं, घर चलाऊं या कैसे बच्चों की पढ़ाई को देखूं, ये तो मुझे ही देखना है, ये लोग नहीं देखते। तो उसके लिए हमने ये देखा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर हमने ट्राई आउट किया कि कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी पे किया जा सकता है क्या। तो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए एक प्रोग्राम रन करा, एक फंड के साथ। प्रोग्राम जो रन करते हो आप कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते हो, मतलब कोई पैकेट लेते हो, क्या करते हो? जो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए प्रोग्राम था, ये एक संस्था के द्वारा चलाया हुआ प्रोग्राम था, उनके साथ संपर्क हुआ, मेरे को भी ये चीज लगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हुई है, उसको हम इनके थ्रू कर सकते हैं। उसमें लगभग हमने 3,500 या 4,000 ट्रक ड्राइवर्स को टच बेस किया, अलग अलग जगह लगाया, जैसे पंजाब के कई सारे एरियाज थे, हिमाचल के कई सारे एरियाज थे, अलग अलग जगह कैंप्स लगाए, यूनियंस में कैंप लगाए, जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के ट्रक ड्राइवर्स आ रहे थे, उन्हें पूरे दिन के क्लासेस के सेगमेंट थे, जहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया गया, बेसिक स्कीम्स के बारे में बताया गया, बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताया गया। अब उसमें से अगर मेरा ये मानना है 10% लोग भी उस चीज को समझ जाते हैं, तो 500 परिवार 400 परिवार में कुछ ना कुछ आ जाए, बदलाव आएगा। और वो ही बदलाव आगे शायद आज 5,000 कर रहे हैं, हो सकता है अगले 50,000 करें, 5 लाख भी शायद हम टच बेस कर पाएंगे। तो ये जो सिनेरियो है ना, कि दायित्व जो बनता है किसी भी संस्था का उसके लोगों के प्रति, वो बहुत जरूरी है। अगर हम उस दायित्व को कहीं ना कहीं निभा पा रहे हैं, तो शायद हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोगों के। बहुत बढ़िया चीज है आपका। सीरियसली अगर देखा जाएगा, किसी भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट देखा जाए, ये कोई भी कंट्री अगर डेवलप होती है ना, तो उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन का, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, रेल हो, या शिप्स के थ्रू जा रहा हो, या एयर ट्रांसपोर्टेशन हो। हिंदुस्तान में तो वी हैव सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। कोई भी चीज अगर आप करोगे आ रही है, तो आपके घर पे रोड से ही आनी है। सो इनफैक्ट जब हिंदुस्तान पहले जब बना, तो लाइक ना कि हमारा माल जैसे यहाँ से जो है बाहर की कई कंट्रीज में मसाले हो गए, तो हमारा उस समय जो है, जो अब जैसे चाइना सीपीसी बना रहा है, ठीक है, एक रोड नेटवर्क बना रहा है, इंडिया ने अभी एक और रोड नेटवर्क के ऊपर अभी काम कर रहा है। इंडिया जो ईरान से आपका लेके, वो फिर पूरा आपका जो ब्रिटिशर्स वाला उधर वाला जो यूरोप वगैरह तक का पूरा माल आपका मतलब वहां से जो है शिप के थ्रू जाएगा, शिप के आगे फिर ट्रेन एंड ट्रक्स वगैरह में इसी कैसे करके, और पूरा ब्रिटेन यूएस वगैरह तक का जो है, सॉरी यूरोपियन कंट्रीज तक का उन्होंने पूरा कवर कर रहे हैं। तो किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइक आपका जो है रोड नेटवर्क कितना अच्छा है, और रोड नेटवर्क के साथ साथ उसके ऊपर चलने वाला जो सामान ले जाने के लिए है वो ट्रक्स हैं। एंड वो ट्रक में जब तक आप उन ट्रक्स वालों को जब तक आप वो सुविधाएं नहीं दोगे, तो जैसे भाई ने बताया, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, आई रियली अप्रिशिएट किया कि जब तक आप उनको, जैसे नंबर्स कम हो रहे हैं, उनके बच्चे नहीं आना चाह रहे, वो अगर ये नंबर्स कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपने रोड नेटवर्क बना दिया, आपने सारी चीज बना दी, पर वो ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज फिर इशू आ जाएगा। बट मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी आपके साथ, कि जैसे बिजनेस है, इस बिजनेस में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँगा कि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी मीटिंग में बैठे रहते हैं, तो हम सिर्फ एक सिंगल साइड ऑफ द प्रॉब्लम को नोटिस कर रहे होते हैं। मुझे आपके में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और एक्चुअली मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस के में इसी चीज़ को देखूँ। विश्वास भी कई बार ये चीज़ करता है। तो जैसे आपने बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी इशू के अंदर में, कि एक बिजनेस के अंदर में क्या होता है कि जनरली हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, जो मेजर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, हम सिर्फ उसी तक फोकस करते हैं। बट यहाँ पर मैंने एक जो नोटिस किया इशू के अंदर में, कि इशू सिर्फ वहीं तक नहीं रुकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्यूशन से साथ में बहुत सारी लाइफ्स जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, जो एक्चुअली आपके रियल प्रॉब्लम को भी अफेक्ट करते हैं कहीं, जैसे उनकी फैमिली, ठीक है। अब जैसा इशू ने अभी एक्सप्लेन किया कि पैसे तो कमा रहे हैं बट बच नहीं रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन की बर्बाद की, उनकी फैमिली में उनके बच्चों की फीलिंग्स या उनके और भी बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं, सो दीज प्रॉब्लम्स आर प्लेइंग मेजर रोल, बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम्स कल को बड़ी हो गई, ऑब्वियसली बात है, जैसा इम्पैक्ट है कि भाई वो बच्चे अपने बच्चों को या किसी और तरीके से वो उसको नहीं ध्यान देंगे। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एज एन एंटरप्रेन्योर सोचना कि ये प्रोडक्ट सॉल्यूशन ही सिर्फ हम एक नहीं डिस्कस करते, हम उसके इन एंड अराउंड के पूरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ भी उनके अटैचमेंट को देखते हैं, उनकी भी डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनके साथ भी हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन तैयार रहे इन फ्यूचर।
जैसा तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर में है, मैं जैसे इनको कई बार कई जगहों से सो इट्स ऑल अबाउट द इकोसिस्टम। जैसे हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीइंग कॉर्पोरेट्स कि आप व्यापार कर रहे हो और व्यापार आप एक इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए कर रहे हो। आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि मेरे को बस पैसा 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 चाहिए। एग्जैक्टली। और यही सेम चीज अगर मैं देखता हूँ कि इफ इट इज अ इन्वेस्टर ड्रिवन बिजनेस, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज आइदर यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई मैं पैसे ही कमाता रहूं, एंड इफ यू वांट टू ऐड समथिंग फॉर द इकोसिस्टम, you are either kicked out of the business itself, Absolutely. or you are like कि आप बस ये तो करना नहीं है। इंक्यूबेशन से कई बार इसी चीज के लिए गालियां पड़ती है, और इन्वेस्टर से भी। हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे हैं हाँ। तो ये बताते हैं कि नहीं सर, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है जो हम बिल्ड कर रहे हैं जस्ट टू गिव देम बेटर फैसिलिटीज। There can be multiple auxiliary schemes as well. एक्चुअली, बट इन्वेस्टर को समझाना ये नियरली इम्पॉसिबल है। इंक्यूबेशंस और इन्वेस्टर्स को नियरली इम्पॉसिबल है वो। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो। इंक्यूबेशन मैनेजर्स को भी। So basically like सिंपल सी चीज है ना, हम जो बनाते हैं प्रोसेसेस बनाते हैं, हम ऑटोमेशन बनाते हैं। Being entrepreneurs, what we are doing, we are building, just identifying the problem, building the process and putting up into autopilot. Like मैं टेक्नोलॉजी से आता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि सारा काम ऑटोमेशन से हो गया, मुझे खुद कुछ भी ना करना पड़े। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं पॉडकास्ट आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो पीछे मेरा सिस्टम सोशल मीडिया का ऑटोमेटिकली चल रहा है। So that is working on my behalf. The system is working on my behalf. The system is identifying what is happening. अब वो मेरे को आइडेंटिफाई करके बताएगा कि these are the main important things that you have to focus on and just read it out. Before going to sleep, have 10 minutes of readout of this particular area and you will sort it. That is why I am saying कि जो आपने जो 3-4 points बोले, मेरे को ये बहुत ही अच्छे लगे, because see जैसे बिजनेस एक आर्ट फॉर्म है, मैं इसको मतलब ऐसे विजन करता हूँ, इट्स एन आर्ट फॉर्म। आर्ट फॉर्म में सिर्फ एक कलर काम नहीं करता है। Agreed. एवरी कलर हैज सर्टेन मीनिंग। वो हर कलर का एक अपना एक महत्व है, उसका एक परसेप्शन है, उसकी एक रीजनिंग है, वो आपको समझनी पड़ेगी, तब वो पूरी पेंटिंग एक कंप्लीट होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस ऑल्सो, कि आपने जैसे बताया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली। ट्रूली आई एम इंस्पायर्ड बाय दिस वे ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आप उनकी फैमिलीज, उनके बच्चों की फीलिंग्स और उनके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी साथ साथ में अपने बिजनेस में देखना चाहते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बिकॉज अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते। अब हम ये सोचते हैं, लेट्स से हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में बात करते हैं, स्कैम्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एवरीवन इज फोकसिंग ऑन दोज बैंक अकाउंट्स हु आर हैविंग टू मच मनी विद देम, राइट? बट नो वन इज फोकसिंग ऑन टू दोज बैंक अकाउंट्स और दोज पीपल लाइक अगेन द लॉजिस्टिक सेगमेंट। ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, बट है तो उसने कमाया तो है वो पैसा, एंड fraudsters don't even hesitate to take you out money. Yes, उससे भी वो नहीं चूकते, और अगर उन्हें पता भी चलता है कि ये बंदा है, वापस भी नहीं करते। तो why not to educate them as well? हम पहले कहते हैं ये छूट क्यों जाते हैं, या अपने कन्नी क्यों काट लेते हैं कि ये तो समझेगा ही नहीं, इसे क्या समझाना। बिल्कुल ठीक बात है। तो that is something that we need to give education to them. So financial frauds को रोकने के लिए भी are building a system जिसके बेसिस पे इनिशियली आइडेंटिफाई हो जाएगा whether this is a red zone, this is a yellow zone और this is a green zone. नहीं, बहुत अच्छी बात बताई कि फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स जो होते हैं, अगर ये बेसिकली दे हैव अ वेरी गुड माइंड, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर उसी माइंड को हम सही तरीके से यूज करें, सही जगह यूज करें, तो शायद हम कुछ का कुछ भी बना सकते हैं। बट उनका दिमाग क्योंकि वो गलत एरिया में चला गया है, गलत चीजों से मोटिवेट हो रखा है, शायद इस वजह से वो उस काम में ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बट स्किल है, उनके पास स्किल भी है, उनके पास ज्यादा अच्छा ब्रेन आईक्यू भी है, तभी वो कर पा रहे हैं, बिकॉज फ्रॉडस्टर्स आर हैविंग अ ग्रेट आईक्यू। आईक्यू बहुत अच्छा होता है, बस सही जगह पे इस्तेमाल, गलत जगह इस्तेमाल होता है। सो दैट इज रॉन्ग, एंड दिस इज ओनली करेक्टेड बाय ओनली एजुकेशन। वो अगर एजुकेशन सही तरीके से उनकी दी जा सके या करी जा सके, एंड राइट उनके फीलिंग्स को भी थोड़ा सा बदलाव किया। एंड द थिंग इज लाइक हम उन्हें भी बदल सकते हैं, एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को, अपने स्टेक होल्डर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। राइट, वो भी एक कहीं ना कहीं व्यापार का दायित्व बनता है कि वो उस चीज को तो करें। ईशु भाई, अब ये बताओ, अब अगर हम बात करें अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह की, तो आप बाकी जो इन्वेस्टर्स जो अभी जो स्टार्टअप्स हैं, जो बड़ी एंटरप्रेन्योर है, जो भी, और आपको जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अगर अपना धंधा अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि लाइक कि कैसे उनको करें? पहले इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं या पहले स्टार्ट करें? अगर करें तो कैसे करें? क्या मतलब जो भी आपके व्यूज हो, अपना फ्री होके ये कहता है एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टोरी
हर किसी में सेम बात फिट नहीं बैठती। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, जैसे रिसर्च बेस्ड बिजनेस है, या आपका जहाँ पे डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजीज हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी फाउंडर नहीं हो तो डेफिनेटली उन चीज़ों को चाहिए। और कुछ ऐसे होते हैं जो आई बिलीव डे वन और मंथ्स के ही सिनेरियो से आपको पैसे निकालने शुरू कर देते हैं। तो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इक्विटी इज नॉट द ओनली थिंग, डेट्स हैं, डेट्स आप ले सकते हो, डिवेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल डेट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को भी आइडिया किया सकते, ग्रांट्स होते हैं बहुत सारे। बट केवल इसी चीज पे फीड होते रहना कि पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा, पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा, डेट इज रॉन्ग। अब भूख लगेगी तो मैं खाना बनाऊंगा, तब मैं खाना खाऊंगा। भूख लग रही है तो खाना तो पहले ही बना के आप रखोगे, उसको गर्म करके आप खा लो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में। जब बनेगा तब मैं अनाज कूट के लाऊंगा, फिर उसमें से आटा निकलेगा, फिर उसमें से चक्की में पिसेगा, तब आटा निकलेगा, तब रोटी बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अगर करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे काम नहीं होगा। तो ईशु भाई ये बताओ, करना पड़ेगा। जरा मुद्दे की बात पे आते, कितना पैसा उठाए हो अभी तक मार्केट से? So basically, most of the thing is bootstrapped only. So सन 2014 से हमने शुरुआत किया, 2018 तक bootstrapped रहे। Competition जो है that is highly valued, highly raised money from the market. Competition में काफी सारे $1 billion वैल्यूएशन पे पहुंचे, खत्म भी हो गए। जब मैंने शुरुआत की थी 2014 में, 2015 तक आते आते मोटा मोटी 253 डोमेन्स मैंने आइडेंटिफाई करे जो ट्रकिंग या इससे रिलेटेड स्टार्टअप्स में आए। आज की तारीख में कुछ 10 या 12 हैं टोटल कंपनीज जो ऑपरेशनल हैं। जो एक्चुअल ऑपरेशनल्स हैं जिनमें मैं बोलूँगा कि ट्रक दे देते हैं, वो शायद 3 या 4 ही हैं और पर्टिकुलर रूट्स पे ही काम करती हैं। और अगेन वो काम कर रहे हैं, उनका तरीका बदल गया, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो बिजनेस का सेगमेंट है। पैसे की अगर हम बात करें, गेल इज द वन जिन्होंने इन्वेस्ट करा 2018 में। उन्होंने हमारे विजन को समझा, देखा, जो ऑलमोस्ट उससे जब करा तो हम जब 2018 में थे और आज की तारीख में हम लगभग 25x इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हुए। तो दैट्स द ओनली इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव रेज्ड। उसके अलावा आए कुछ लोग, बट उस माइंडसेट से आए जो माइंडसेट कहीं ना कहीं ये था कि भाई आप अपने बिजनेस से अटैच मत हो, आप अपने बिजनेस को खत्म कर दो, या ये जो इंडस्ट्री है इसके लिए मत करो, वो तो जैसे कर रहा है वैसे ही चलता रहेगा, आपको क्यों बदलना है। तो शायद वो हमारे थॉट प्रोसेस से नहीं जा रहा था, तो वी डिडंट बाय दैट ओपिनियन। फिर जब हमें वो समझ में नहीं आया तो, हालांकि बहुत पैसा था, जो आपने बोला ना थोड़ी देर पहले कि एक मोटा 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ उठा के आप अपनी जिंदगी अच्छे से सवार के कर सकते हो, दैट माइट हैव डन अर्लियर एज वेल। बट उस चीज में कोई मजा नहीं है। मजा इसलिए नहीं है कि आप जिसके लिए बना रहे हो वो आपका खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन विद अदर प्लेयर्स। उन्होंने बनाया, अच्छा किया, नो डाउट, बट इन द एंड इवेंचुअली आपने उन्हीं की रोटी उनके मुंह से निकालना शुरू कर दिया। तो बोलते हैं ना कि आप किसी के मुंह से निकालोगे तो कभी ना कभी तो मुंह बंद करेगा और काटेगा जरूर। तो दैट इज समथिंग व्हिच स्टार्टेड हैपनिंग इनटू दैट। तो कहीं ना कहीं आप ये भी बोलना चाह रहे हो कि लाइक अगर इन्वेस्टमेंट अगर उठाना चाह रहे हो तो आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि आप किससे आप इन्वेस्टमेंट उठा रहे हो। या भाई दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्यू डिलिजेंस जो करते हैं। तो जब हम पैसा उठा रहे होते हैं ना, तो पैसा उठाते हुए स्टार्टअप फाउंडर्स आर टू ईगर कि वो बस पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। वो तो हाँ में हाँ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो अगर बोलेगा ना सूरज को चांद बोल दो तो वो भी बोल देगा, पैसा दे दो, बस पैसा दे दो। तो सिमिलरली ड्यू डिलिजेंस अगर इन्वेस्टर आपका कर रहा है, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, यू हैव टू डू द डीडी ऑफ द अदर पर्सन एज वेल। अच्छा, और मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज और, अगर वो इन्वेस्टर अगर हाँ में हाँ कर रहा है आपकी, इसका मतलब कि वो अपने स्टार्टअप से प्यार नहीं करता है, वो उस आइडिया से ज्यादा अटैच है कि उसका मेन मकसद उसका पैसा है। इन्वेस्टर आपके बिजनेस से कभी भी प्यार नहीं करेगा, बिकॉज ही इज मेकिंग मनी, हिज बिजनेस इज ऑफ मेकिंग मनी। इन्वेस्टर तो कर रहा है, बट स्टार्टअप को जो फाउंडर है उसको तो समझना पड़ेगा ना, उसको तो कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर का भी बिजनेस वही है कि उसको एक इन्वेस्टर करना है, फिर आगे उसको बेचना है, फिर आगे बेचना है। उसको तो उसका बिजनेस ही है, उसका बिजनेस ही है, उसको तो इसलिए है ना कंसर्न, बिकॉज़ ही इज लविंग मनी ओनली एंड ही नो हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ दिस थिंग, राइट। दैट्स वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस से बिजनेस कर रहा है और अपने बिजनेस से प्यार भी करता है, और दूसरे को सलाह नहीं देता। दूसरे को सलाह नहीं देता, दूसरे को ये कहता है कि तुम अपने बिजनेस से प्यार मत करो, तुम मेरे तरीके से काम करो, तुम मेरे तरीके से काम, बिकॉज़ ही नो व्हाट टू सेल, हाउ टू सेल एंड एट व्हाट वैल्यूएशन ही टू सेल। उसी चीज में अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो वैल्यूएशन बन रही है विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स, हाउ वी आर एबल टू मेक मनी, वी विल बी
to take the things ahead. राइट. सो अभी एक चीज बताना इशू कि कभी जब ये मोमेंट आया कि यार अभी बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया, चीजें बड़ी खराब हो रही हैं और यहाँ से स्टोरी अगेन दोबारा खींचना, क्या कभी ऐसा मोमेंट आया? बहुत बार आता है, हर बार आता है. सबसे ज्यादा डिप वाला कब लगा? आप समझो 2014 में हमने शुरुआत किया. आई वाज इन अ थिंग, मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा था. आई वाज हैंडलिंग अराउंड 4 to 5 प्रोजेक्ट्स एट दैट लेवल. जो एक साल का बंदा जैसे आईटी इंडस्ट्री में समझ में नहीं आता है कि क्या करना होता है, बट आई वाज डूइंग दैट क्योंकि 3 साल पहले कॉलेज में काम कर चुका था. तो मेरे को समझ में आता था प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर करने हैं, कैसे सिस्टम्स बिल्ड करने हैं चीजों को. 2014 में जब शुरुआत किया, प्रोडक्ट पे पहले से काम करना शुरू कर दिया था. तो मन में आया कि अच्छा ठीक है, काम कर रहे हैं, 1-1.5 साल में प्रोडक्ट बन जाएगा, बस फिर पैसा ही पैसा होगा और कुछ करना ही क्या है. शुरुआत हुई. शुरुआत होने के बाद सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन आ गया. जो ट्रकिंग इंडस्ट्री केवल नगद पे चलती है, सबका सब खत्म हो गया. जब हमने पैसा बनाने की सोचने की शुरुआत करी कि हम इनसे पैसा लेंगे, वो कह रहा है कि मैं पहले डिमोनेटाइजेशन देखो कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट देखो कहाँ से आगे, चलो चले जाओ यहाँ कोई मतलब नहीं. और कैश में क्योंकि काम होता है, कैश में काम होता है. और इवन जो सर्वे किए थे ना शुरुआत में लोगों से, उन्हीं के पास गए कि भैया तुम तो पैसा दो, तुम तो कह रहे थे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और तुम पैसा दोगे. कि ठीक है प्रोडक्ट तो ये अच्छा है, लेकिन इसमें ये बदलाव करो तब देंगे. वो बदलाव करके लेके जाओ, फिर उनका ये कहना कि अच्छा ये बदलाव करो तब पैसा देंगे. प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसकी गाड़ियां भी लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट में ये करना. ठीक है, दैट इज फाइन, बट दे वर गिविंग सजेशंस. तो 2 तरीके से है, ये तो पैसा दे रहे हैं या कुछ सुझाव दे रहे हैं. जो सुझाव नहीं दे रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, उनको ब्लॉक कर दिया. जो दे रहे थे वो दोनों चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं किसी भी सिनेरियो. तो वो पड़ाव आया. फिर उसके बाद जैसे ही वो खत्म होने की शुरुआत हुई, इंडस्ट्री संभलना शुरू हुआ. फिर आपका जीएसटी आ गया. फिर जीएसटी आने के बाद इंडस्ट्री हिल गई. उसके बाद ईवे बिल आ गया. ठीक है, एवरी 2 years इट वाज लाइक दैट ऑन. फिर जब कोविड आया, कोविड में तो पूरे ही खत्म कर दिया. तो एवरी ईयर एवरी डे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री इट वाज हैपनिंग. और अगर मैं डेली के चैलेंजेस की बात करता हूँ, वो एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही चैलेंज है. अगर आप सोच रहे हो ना कि आपने करा और द ग्रास इज ग्रीनर एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, नो इट्स नॉट लाइक दैट. वो चैलेंजेस में जब मजा आता है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप है. उसमें आपको मजा आ रहा है, उसमें आपको मजा आ रहा है, आपको काम करने में मजा आ रहा है. यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर. यू आर नॉट वन हु इज लाइक कि ठीक है सारी चीजें होती रहेंगी, आप टीम के ऊपर डाल दोगे, टीम कर देगी, काम खत्म, मैं आराम से बैठा हूँ. अगर टीम की प्रॉब्लम है, आपको उसे समाधान देना जरूरी है, तभी वो काम कर पाएंगे. एब्सोल्युटली. कितना मुश्किल होता है लीडरशिप रोल निभाना? क्या लगता है, तुम कैसे करते हो? सो कई बार तो बहुत ज्यादा समस्या सी लगती है कि जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये हर चीज छोटी छोटी चीजों के लिए आ जाते हैं. बट जब हम उसे शांत दिमाग से सोचते हैं तो समझ आता है आपके पास नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे. बिकॉज दे आर आइंग अ पेरेंट, दे आर आइंग अ लीडर इन यू, दे आर आइंग पाथ शूअर इन यू. आपको उन्हें बताना तो पड़ेगा, रास्ता बताना पड़ेगा, रास्ते से उनकी समस्या भी समझनी पड़ेगी. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार वो करें, जरूरी नहीं है कि जो टीम है वो आपके पास हर छोटी छोटी चीजों की आ रही, वो आपको समझना जरूरी है. लीडरशिप रोल निभाना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स को ना समझना प्रॉब्लमेटिक. जब हम ये समझने लग जाते हैं ना, या ये भ्रम में आ जाते हैं कि यार छोटी चीज के लिए मेरे पास आ जाता है, तो गलत है. उस चीज को हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है. बट दीज रोल्स आर इंटरेस्टिंग, दिस थिंग इज इंटरेस्टिंग. कई बार होता है ना, जब छुट्टियां हो जाती हैं 1-2 दिन की, जब टीम नहीं आ रही होती है, ऑफिस में बैठे होते हैं और कोई नहीं आता है थोड़ी देर तक, तो लगता है यार करी क्या रहे हैं सुबह से लेकर अब तक, बैठे हुआ क्यों है. मतलब पॉइंट यही था मेरा ये सवाल पूछने का, क्योंकि होता ही है कि जब हम लीडरशिप कर रहे होते हैं तो वी ट्राई टू डू एवरीथिंग. अपनी कैपेसिटी में हम सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं. सर्टेन टाइम्स क्या हो जाता है ना कि हमारे अंदर खुद भी एक फीलिंग आ जाती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट होता नहीं है वैसा, क्योंकि आपको जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते इस तरीके से, तो लीडरशिप स्किल्स पे खुद पे कई डाउट होता है इस चीजों को लेकर के. बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता. अब आप कई बार ना जब ये वाली फीलिंग आ रही लगती है ना कि अपने नीचे भगवान है, तो वो सबसे बड़ी गलत फीलिंग है. तो लाइक व्हेन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ हो सकता है, वो सही नहीं है. और ये कहीं ना कहीं हर किसी के दिमाग में आता है कि ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ. नो, ट्रस्ट योर टीम. लाइक द टीम व्हिच इज इन प्लेस, दे आर देयर फॉर अ रीजन, और वो कारण है, इसीलिए आपने उन्हें हायर किया. कैसे वो मोटिवेट करते हो जब वो कभी मान लो अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है,
एंड वो जब डिमोटिवेट होने लग जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन है, क्योंकि आप एक नए आइडिया के साथ काम कर रहे होते हो, तो आप तो पैशनेट हो, बट टीम भी थोड़े दिन तक तो पैशनेट रहती है, फिर कभी उनकी एनर्जी ऐसे नीचे जा रही होती है, तो आपको भी दिख रहा होता है कि अब नीचे जा रहे हैं, कैसे पुल आउट करते हो लोगों को? सो पुल आउट करने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी रामबाण नहीं है उसके लिए। द ओनली थिंग इज लाइक यू नीड टू बी विद दैम। आपकी जो प्रेजेंस है ना, वही प्रेजेंस आपकी एनर्जी, आपकी उसी को सब कुछ बदल देती है। अगर उनके प्रॉब्लम में आप ही कह देते ना कि 5 मिनट बाद मेरे पास आना, नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको दिख रहा है कि उसकी एनर्जी लो है, यू नीड टू गिव टाइम टू दैम, यू नीड टू बी विद देम, यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। इफ दे आर जस्ट narrating their problem to you, then also they can find out the solution within that conversation itself. ये कई बार होता है। अब जैसे मैं डिजाइन टीम से बात करता हूँ, ये मैंने भी रियलाइज किया है रिसेंट टाइम में ही, ये जो आपने बात बोली, इट्स वेरी वेरी वेरी, तो रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं ना कि जो हम करते हुए आ रहे हैं, अरे भाई मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, मैं 10 साल 15 साल उस चीज को देख रहा हूँ, चला रहा हूँ, इसलिए समझ पा रहा हूँ। जो नया व्यक्ति आया है उसने 10 साल की जिंदगी थोड़ी देखी है उस चीज की, उसने तो केवल अपने एक्सपर्ट, अपने डोमेन का एक्सपर्ट है वो, ठीक है। अपने डोमेन के एक्सपर्ट के साथ साथ आप सारे डोमेन को देख रहे हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो बट आप देख रहे हो, आप एक चीज दूसरी जगह एक्सपीरियंसेस को लगा देते हो, अपने नैरेटिव्स एक जगह के दूसरी जगह लगा देते हो, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू। हम जैसे मिलते हैं, आप लोग से मैं मिला, बहुत सीखा मैंने, तो वो जो सीख है वो हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज। अब जो हमारी टीम है, वो टीम अपना काम कर रही है, ऑफिस में काम कर रही है, अपने उनके अपने एक्सपीरियंसेस, बट हम जब अपनी स्टोरीज उनसे शेयर करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम थी, इसे ऐसे इसका समाधान किया, वो उससे भी कई बार सॉल्यूशन निकाल लेते हैं प्रॉब्लम का। कहते हैं सर ये चीज मैं इसमें कर लूंगा, ऐसे काम हो जाएगा। मैं कहा बिल्कुल करके देखो, फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई तो करके देखो, ठीक बात है, क्या प्रॉब्लम है। एक बार मुझे लगता है ना कि लीडर के लिए जरूरी होता है, जैसे मैं कई बार अपनी टीम को बोलता हूँ कि ठीक है तुमको जो भी करना है ट्राई करना है, ठीक है, तो थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि लोग बिल्कुल ट्राई करने जा रहे हो, तो एक बार डिस्कस कर लो, बाकी ट्राई करो, जब कुछ गड़बड़ हो जाए ना, ध्यान रखना पीछे में बैठो, जब सब गड़बड़ हो जाए, जैसे मैं बोलता हूँ कॉल ऑल ले रहे हो तो अपने अच्छे से कॉल ऑल लो, ठीक है, उसमें अगर कुछ वेरिएशन करना है तो कर लो। जब तुम्हें लगे कि नहीं यार ये गड़बड़ हो गया, तो आ जाना मेरे पास, बोले सर ऐसा गड़बड़ कर दिया, अब तुम संभाल, हम संभाल लेंगे, तुम खुल के खेलो अपने लोग। तो मैं तो इसमें जो ट्रस्ट हम दिखाते हैं ना, उससे टीम को भी समझ आता है कि दे आर देयर फॉर अ रीजन। अदरवाइज उन्हें लगता है कि यार हम जॉब ही तो कर रहे हैं। तो हम कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं या स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, इसमें भी अंतर है। मैं कॉर्पोरेट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है ट्रस्ट करने की, आप काम करो, बात खत्म। आप 4 चीजें सुबह के डेली मीटिंग करो, उन्हें 4 टास्क दो, वो टास्क आपको करके दे देंगे, नहीं करे डांट लगा दो। आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है, मतलब इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट काइंड ऑफ थिंग और इट्स लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग, कैसा है? क्योंकि इसमें भी बड़ा डिबेट है। कई लोग कहते हैं कि भाई फैमिली का जो बिजनेस है वो फैमिली की तरह नहीं होता, और कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये सिर्फ जो है इसी तरीके से होता है। व्हाट इज योर कल्चर? मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टोरी सुना सकता हूँ, ये ना एक ये रतन टाटा जी की है, बड़ी अच्छी है। लोग बताते हैं कि लाइक ना कि रतन टाटा जी ने जब ताज में भी जब अटैक हुआ था, रतन टाटा जी, लाइक मैं तो बहुत ज्यादा मानता हूँ, मैं इतना मानता हूँ कि मैं मुंबई गया था तो मैं उनके घर के बाहर ही गया था, गार्ड का नंबर आज ही है मेरे पास मौका नहीं मिल पाया मिलने का, दिल हमेशा से था कि लाइक उनसे एक बार मुलाकात हो जाए, कभी मैं देख पाऊँ उनको, कोशिश भी करी बट नहीं हो पाया, ठीक है। तो उनकी सोच जब ताज पे जब अटैक हुआ तो उन्होंने पर्सनली हर एक को घर में उनके रीच आउट कर मिला उन सबसे। रतन टाटा जी अटैक के टाइम में ही खड़े थे, अटैक के टाइम पे खड़े थे। जब कोविड हुआ तो कितने सारे उनके एम्प्लॉइज जो बहुत पुराने हो चुके, उनके मतलब ना एजेड हो चुके, रिटायर हो चुके, जब वो बीमार हो, रतन टाटा जी उनके घर पे जाके उनके, मतलब ऐसी स्टोरीज हैं कि एक बार उनके वर्कर्स एक बार स्ट्राइक पे बैठ गए, वो अपने वर्कर्स के मतलब ना स्ट्राइक पे बैठ गए, मैनेजमेंट वाले इनको रतन टाटा जी को बोल रहे हैं कि अरे हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। थोड़ी बात देखते रतन टाटा जी अपने वर्कर के साथ में बैठे स्ट्राइक पे ही, और उनके मैनेजर सोच रहे हैं अरे ये क्या कर रहे हैं यार, ये इंसान ये वर्कर के साथ में स्ट्राइक पे बैठ गया जाके। तो मुझे तो लगता है कि अगर that's why I'm asking this question कि आपका क्या कल्चर कैसा है? बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक होता है व्यापार का कल्चर कैसा है और एक होता है कंपनी का कल्चर कैसा है, दिस इज पीपल। I'm not asking about company. So अगर हम इसमें देखते हैं, बिजनेस शुड बी रनिंग into a corporate way, and when we talk about people it should be family। क्योंकि अगर आपके जो लोग हैं वो 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आपके ऑफिस में आपके साथ गुजार रहे हैं, so जो
हमारा समय होता है मैक्सिमम जो एनर्जी लेवल होता है वो दिन के समय होता है, रात होते होते एनर्जी लेवल डाउन होता ही होता है शाम को। और जब वो अपने घर जा रहे हैं वापस में तो एनर्जी लेवल डाउन लेके ही जा रहे हैं। 9 घंटे अगर मैंने अपने दिन के जो महत्वपूर्ण समय है वो कंपनी को दे दिया और अगर मेरे को मजा नहीं आ रहा ना तो कोई फायदा नहीं है काम करने। टोटली एग्री। मैं इस बात से आपकी इशू बहुत ज्यादा इंस्पायर हम दोनों ही बताऊं कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि नहीं, जो वर्ड इन्होंने चूज किया बड़ा प्यारा वर्ड चूज किया कि व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल इट शुड बी वर्क लाइक एज अ फ्रेंड, क्योंकि वो वहीं पे फीलिंग्स अटैच हो जाती है, वहीं पे इमोशंस आते हैं। सीधा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। आप चाहे कॉर्पोरेट में देखो या किसी भी टीयर वन उनको मशीन मत समझो। हम आप मेट्रोज में जाओ, you will not even find a smiling face. Everyone is like having their heads down, everyone is scrolling the reels and all, and they are not happy while doing the job. If I'm not motivated internally to go on to the job, I cannot justify my job. मैं अगर खुद ही खुश नहीं हूँ काम करते हुए, मैं कैसे काम करूंगा? ठीक बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि यहाँ पे कई सारे जो भी जॉब स्टार्टअप ज्वाइन करने जो जा रहे होते हैं ना, उनके अंदर ये एक बड़ा ऐसा डर सा भी बना होता है इस चीज को लेकर के कि मैं स्टार्टअप ज्वाइन करूं ना करूं, क्योंकि स्टोरीज मार्केट में कि बहुत तरीके की फैलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया स्टार्टअप वाले पैसे नहीं देते, वो सिर्फ काम करवाते रहते हैं, ये है वो है, अच्छी कंपनियां पकड़ो, ये करो वो करो। तो दीज काइंड ऑफ फेक स्टोरीज आर आल्सो इनटू द मार्केट। So completely agree on to that fact. स्टार्टअप ज्वाइन करते हुए बहुत समस्या होती है, जैसे घबराहट होती है। इंटरनल टीम जब हमने पहले बनाई थी, जब फर्स्ट हायरिंग हम कर रहे थे, तो वी स्टार्टेड ट्रक सुविधा फ्रॉम यमुनानगर। दैट इज अ टियर 2 सिटी, डिस्ट्रिक्ट है ऑल्दो। अब वहां पे शुरुआत करते हुए जब हम लेके आ रहे थे कॉन्सेप्ट ट्रकिंग का, अब आपको चाहिए कॉर्पोरेट टाइप के बंदे जो थोड़ा सा बोलने में भी सब कुछ हो। हम बंदे इंटरव्यूज के लिए तो निकाला, कंसल्टेंसी से बात करा, पैसे हैं नहीं। अब मैंने कंसल्टेंसी को बोला भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं तेरे को देने के लिए, आप मुझे बताओ, मुझे बंदे भी चाहिए। अब बंदे कैसे दे सकते हो वो आप बताओ। तो द पर्सन सेड कि सर बिना पैसे के मैं कैसे काम करूंगा, मुझे भी तो बंदा मैं कि सर देखो बंदे तो आप ही को देने हैं, अब कैसे दोगे वो आप देखो, आप समझाओ, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। बट अगर मेरे को बंदे मिल जाते, टीम मिल जाती, तो मैं हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई कन्वे टू हिम। उन्होंने कुछ बंदे भेजे, इंटरव्यूज के लिए भेजे, लोगों ने करा। तो मुझे 2-3 इंटरव्यू के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है रादर देन इंटरव्यू हो रहा है। तो पर्सन जो बच्चे पूछते हैं, हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। भाई आप मतलब क्या करोगे, तनख्वाह दोगे, हमारी समय पे नहीं दोगे, आप गए तो क्या होगा? और आपने अगर पैसा नहीं दिया तो हम किसके पास जाएंगे? मेरे पास भी हुआ था कि मुझे रिपोर्ट किसको करनी है। मैंने बोला मैं सीधे बैठा हूँ, सामने रिपोर्ट करो, मैं HR कौन है जिसको रिपोर्ट करनी है। आप चले गए तो कैसे होगा? आपकी खुद की जमीन नहीं है, मेरे गांव में इतनी जमीन है, आप वहाँ पे जमीन भी। सो द गाय वाज लाइक, वो पढ़े लिखे, मतलब ही इज स्टिल विद मी, वो कर रहा है, वो गया व्यक्ति, उसने फिर दूसरी जगह भी जॉब करी, फिर वापस हमारे पास आया। तो द गाय डे 1 से था मेरे साथ, बड़ा मजा आया उससे मुझे बात करके। वो इसने स्टेटमेंट बोला कि सर एक चीज बताओ, आप दूसरे शहर से आके काम कर रहे हो, यहाँ पे आपका घर नहीं, आप यहाँ पे ऑफिस खोल रहे हो, रेंटेड ऑफिस है, ठीक है। अब आप चले गए, तनख्वाह नहीं रही मेरी, मैं जाऊंगा कहाँ? मेरे पिताजी तो घर जाके ये पूछेंगे कि कितने बीघा जमीन है उनकी, काम कर रहा, क्या बताऊंगा उन्हें कितनी बीघा जमीन है। अच्छा, ये बड़ा सही था। तो नहीं है, तू ये देख, ये काम मैं करने जा रहा हूँ, अगर तेरे को समझ में आ रहा है तो तू मेरे साथ जुड़, नहीं आ रहा समझ में तो तू जा सकता है। हफ्ता 10 दिन मेरे संग काम करके देख, 15 दिन काम करके देख, नहीं आता है 15 दिन की मैं तनख्वाह, तब तक मैं जमीन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, वो ये शुरुआत के स्टेटमेंट 2014 के जब स्टार्टअप्स कब नहीं होता, और उस समय तो आप छोटे भी बहुत थे, आपको ऊपर तो वैसे भी वो तो मुझसे ज्यादा उम्र का था। वो भी एक प्लस फैक्टर था कि यार ये बच्चा सा है, बड़ी बड़ी बातें कर डालता है। अब तो ना मैं तो बोलूंगा कि भाई फाउंडर समझ लो, अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना तो पहले जमीन बनाओ। तो ऐसी भी स्थितियां हुई, उन चीजों को भी हैंडल करना आनी चाहिए कि किस तरीके से आप कर पा रहे। और वो ट्रस्ट उन्होंने डेवलप किया, और ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया, मतलब मेरी अपेक्षा से बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने करके दी और चीजों में समझा, जो भी हमें शायद टीम की वजह से आज है, उन्हीं की वजह से काम शायद चल पाता है, उनके बिना तो शायद कुछ होना भी वो तो है। मतलब इवन बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे टीम ये कहती है कि सर ऐसी परेशानी हो गई है, क्या करना है? मैं कहा भाई तुम एक सैलाब से निकल के आए हो, दूसरे सैलाब में उतरने जा रहे हो, डरना क्यों है?
भाई इसे मिलके जैसे करें। पहले किया वैसे अब कर लो। सब करेंगे और हम हैं ही साथ एक बार क्या साथ दिक्कत है? में जल रहे। तो आज के मतलब मेरे पॉडकास्ट से मुझे इशू भाई के लाइक ना जो भी कन्वर्सेशन हो उससे मेरे को एक चीज सुना है कि लाइक एक जो आपने जो एक पॉइंट बोला ना कि अगर आप स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर दो तो उसको जब तक आप दिल से पसंद नहीं करोगे, आप मतलब वो ना दिल नहीं लगाओगे उससे, तब तक आप मुझे नहीं लगता कि धंधा बना सकते हो। और अगर मैं इशू भाई को जहाँ तक मैं समझ पाया कि भाई ने बोला आपने कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से दिल लगा पाया, तभी आप समझ पाए कि आपको ट्रक सुविधा तो बनाना है, ट्रक का तो सोल्यूशन देना है, ट्रक वालों के बट लिए भी ट्रक सुविधा वालों को भी सुविधा देना है, उनके फैमिली, उनके बच्चे, उनका वो आपने पूरा आपने सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसके पीछे के भी जब तक ट्रक ड्राइवर नहीं होगा तब तक ट्रक का क्या करेंगे पॉइंट्स आपने में आपके मतलब सीरियसली बताऊं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ। कि आपकी जो सॉल्यूशन है वो तो एक बहुत बेहतरीन है, बट मुझे ये जो नजरिया है आपका जो ट्रक सुविधा के साथ साथ में आप जो ट्रक वालों के लिए भी सुविधाएं बना रहे हैं, ये मुझे बहुत डीपली टच किया है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इशू आप प्लीज इस काम को ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज ये आप लोग बहुत सीरियसली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, और ऐसी जरूरत है हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को, और ये चीज जिस दिन अच्छी बन जाएगी, अच्छी बनती चली जाएगी, आई एम वेरी श्योर कि हम लोग भी जो आने वाले देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज के साथ में हम लोग खड़े होकर के इस चीज को आराम से बोल पाएंगे। फिर लोग बोलेंगे कि जैसा इंडिया में हुआ करता है ठीक है, वैसा अब हमारे देश में भी होगा। हाँ, सो आई रियली वांट टू डू दैट। एटलीस्ट आपसे हमारे जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स ही इस चीज को रख पाएंगे आगे तक। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि हम उस इंडस्ट्री को शायद समझ सकते हैं, कुछ चैलेंजेस या चेंजेस लेके आ सकते हैं। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जब आप जा रहे होते हो तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग सुनना है। अगर बहुत कम कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं जो आपकी आवाज को तवज्जो देते हैं, आपकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं, अदरवाइज आपकी आवाज को वहीं दबा दिया जाता है। और बीइंग ए स्टार्टअप मुझे ऐसा लगता है कि हम इतना ओपन कल्चर डेवलप करते हैं, जैसे आपने कल्चर की बात करी, पीपल कल्चर की हमने बात करी, तो हम हर किसी व्यक्ति की सुन रहे होते हैं। मुझे तो कई बार जो मेरे पूरा ऑफिस संभालते हैं सारे लोग, जो साफ सफाई भी देखते हैं, वो भी कई बार सजेशन देते हैं, सर ऐसा कर लो। And that is मैं- good. मैं मतलब- That is their love. दैट इज कॉल्ड ओनरशिप, लाइक वो एक तरह से अपना पहली आंटी थी जो सारा काम करती थी, बड़े दिन से एक समस्या में मैं अटका हुआ था। मेरे को परेशानी क्या थी, एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे मुझे एज ए स्पीकर जाना था और मेरा गला बिल्कुल चोक हो गया था, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक। अब बात नहीं हो रही थी, उन्हें समझ में आ रहा था, वो दिन रात देख ही रही है कि कैसे रहता है, एनर्जी होती है बंदे में या नहीं है, और एक जगह नाम दिया हुआ है वहाँ पे नहीं बोल पा रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा समाधान दिया कि सर आप टेक्नोलॉजी में काम करते हो, ठीक है, दिन भर बच्चों से काम कराते रहते हो, ये कंप्यूटर से बुलवा लो ना। उन्होंने अपनी देशी भाषा में बोला कि भाई बोल के ही तो बताना है ना, कंप्यूटर से बुलवा लो, ठीक है। एंड दैट क्लिक्ड, राइट। आई म्यूटेड माई सेल्फ फॉर द होल थिंग। उन्होंने सबसे पहले बोला कि चुप रहो बिल्कुल। मैं कि आंटी पॉसिबल नहीं है कि मैं चुप हो जाऊं, मैं नहीं बोलूंगा तो काम कैसे होगा। तो आंटी कहती है कंप्यूटर है तो बोलने के लिए, इससे बुलवाओ। देन आई स्टार्टेड यूजिंग टेक्स्ट टू स्पीच, कि जो मैं लिखूंगा एंड दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड एंड बीइंग कम्युनिकेटेड प्रॉपर्ली, एंड इट वर्क। 2 दिन में चुप रहा, मेरी आवाज वापस आ गई। And this is very good because जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं एक्चुअली वो भी बहुत केयर कर रहे हैं, वो हक से बोल रहे हैं। बहुत से बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई। और इनफैक्ट मैं भी कई वजह से ना, मतलब भाई को बहुत दिमाग मैंने चाटा है, बहुत बहुत टाइम भी मैंने खराब हुआ है भाई का। भाई को ना जब मेरे को कुछ होता तो मैं भाई को पहले फोन कर, भाई ऐसी ऐसी बात होगी, अब बताओ क्या करना है। तो मैंने मेरे को काफी सपोर्ट भी करा इशू भाई ने जगह जगह पे। तो अब इशू भाई बस वही जो आपका जो सपोर्टिव नेचर है ना, उसमें से कुछ अच्छा सा निकालो। और ये जो लोग जो सुन रहे हैं, जो स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स आपको सुन रहे हैं या जो और आना चाह रहे हैं इस चीज में, उनके लिए कुछ अच्छा सा बताओ। एक एडवाइस जो आप देना चाहते हो एडवाइस स्टार्टअप करने हाँ। से पहले वो किस क्या चीज की करें, तैयारी चाहे वो फंडिंग के ऊपर रिलेटेड है, जो भी हो, कोई भी मतलब कोई एक अच्छा सा एडवाइस आप क्या देना चाहते हो। और फिर हम आएंगे ऑफर्स पे नए कि founders आप क्या देने वाले हो ऑफर्स, राइट। सो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कि जो भी नए फाउंडर्स हैं आ रहे हैं, डोंट स्टार्ट एनीथिंग कि जस्ट यू वांट टू स्टार्ट, या कोई फैंसी तो सर थोड़ा इधर ही देख के बता दीजिए इनको। काम करने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, बिलीव इन योर आइडिया, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि वो चीज कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बदल सकती है, डेवलप, बिल्ड फॉर देम, नॉट फॉर योर सेल्फ। आपको अपने लिए नहीं बनाना है, यू हैव टू बिल्ड द प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर एंड कस्टमर। उनकी प्रॉब्लम समझो, उनकी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर पाओगे, मनी विल कम ऑन इट्स ओन। नाइस, वेरी वंडरफुल भाई, मतलब वाकई में। और So, इसी के साथ इसी के साथ अब आप हमारे जो दर्शक हैं
उनके लिए भी आई थिंक कुछ ऑफर्स लेकर के आए हुए हैं। हाँ, आपने जैसा हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि जो और भी जो लोग जो हमारे पॉडकास्ट पे जो लोग आएंगे, तो जैसे अभी तक का मैं बता देता हूँ कि कॉलर डेस्क की तरफ से ऑलरेडी, तो आप अभी जैसे आए हैं तो कॉलर डेस्क की तरफ से आपको 1 साल के लिए पूरा कॉल सेंटर का सॉफ्टवेयर वगैरह आपको पूरा फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो कॉलर डेस्क की तरफ से आपने भी बोला था कि लाइक नेक्स्ट जो पॉडकास्ट में जो भी लोग आएंगे तो उनके लिए कुछ मार्केटिंग, ये हमारे व्यूअर्स के लिए है जो भी हमारे बीइंग कॉकरोच पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा लोग आप हमको रीच आउट करो। आप हमारे पास आओगे, हमारे पॉडकास्ट पे आओगे ना, तो आपको हमारी तरफ से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ईशु भाई, नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट पे जो भी आने वाले हैं, जो भी गेस्ट आएंगे या जो भी और भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स वाले आएंगे, उनके लिए क्या गिफ्ट है आपकी तरफ से? बेसिकली मेरे को ये लगता है कि मार्केटिंग सपोर्ट की बहुत सारी नीड रिक्वायर्ड होती है स्टार्टअप्स को, और वहीं पे वो सबसे ज्यादा पैसा शायद बर्न भी करते हैं। तो जैसे हमने पॉडकास्ट में पहले भी बात करी रिगार्डिंग कि देयर आर एन नंबर ऑफ फ्री टूल्स अवेलेबल, तो उनके लिए हमने बहुत सारे ऑटोमेशन के टूल्स बनाए हुए हैं। उन ऑटोमेशन के टूल्स को हम ऑफर कर सकते हैं साल भर के लिए उनके लिए, जिसमें वो इन्वेस्टर रीच आउट कर सकते हैं, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स रीच आउट कर सकते हैं B2B एस्पेक्ट में। जो B2C सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग एज इन की फाउंडर जब शुरुआत करता है तो फाउंडर को भी अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू बी काइंड ऑफ देयर इनटू द मार्केट, आपको दिखना जरूरी है। तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस हम उन्हें क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं सर तालियां जो हम दे सकते हैं उन्हें। एक और सेगमेंट जो दे सकते हैं वो हम दे सकते हैं व्हाट्सएप का सेगमेंट। अगर मैं आज की तारीख में बात करता हूँ तो व्हाट्सएप एक ऐसा टूल है जो हर किसी के हाथ में है। ईमेल को अगर मैं बोलता हूँ कि बॉम्ब है, तो व्हाट्सएप जो है वो मिसाइल है इन टर्म्स ऑफ रीडेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड रेस्पॉन्स रेट इटसेल्फ। तो वी हैव क्रिएटेड सम टूल्स लाइक दैट, जैसे ब्रांड प्रेजेंस होती है कि आप कोई भी कॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी ओवर व्हाट्सएप, तो वो सारे टूल्स भी हम ऑफर। क्या बात है, मतलब वेरी नाइस। अब आप सुन लीजिए कि अब अगर आप हमारे पॉडकास्ट पे अगर आप आते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारी तरफ से जो सपोर्ट होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको ईशु भाई ने इतना अच्छे ऑफर्स दिए हुए पूरे 1 साल के लिए। आप अगर स्टार्टअप अपने स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको इन्वेस्टर्स, आज बीइंग कॉकरोच जैसा पॉडकास्ट हमारे टाइम पे आया होता तो हमारा धंधा अच्छे से चल चुका होता 10 साल पहले ही। इतनी परेशानियां नहीं होती हमारे जैसे फाउंडर्स के लिए। हाँ, अब सोचिए, अब अगर आप आते हैं तो आपको कॉल सेंटर फ्री मिलेगा बीइंग कॉकरोच, मतलब बीइंग कॉकरोच के सपोर्ट से। कॉलर डेस्क ऑब्वियसली बात है, आपको कॉलर डेस्क आपको ये दे रहा है, और दिस टूल फ्री मिल गया। हाँ, मार्केटिंग टूल्स आपको फ्री मिल गए, आपको इन्वेस्टर कनेक्ट्स भी आपको मिल गए। और एक चीज और बता देते हैं कि आज का जो पॉडकास्ट है वो सपोर्टेड बाय कॉलर डेस्क। हाँ, स्पॉन्सर्ड बाय कॉलर डेस्क। इस कॉलर डेस्क ने आज के पॉडकास्ट को स्पॉन्सर करा हुआ है, इसीलिए उनकी तरफ से आपको ये ऑफर्स भी मिल रहे हैं, और अब ईशु भाई की तरफ से भी आपको ऑफर्स मिल रहे हैं लिंक्डइन वगैरह के ऊपर। भाई के प्यार के लिए एक और ऑफर मैं दे देता हूँ। अच्छा, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप के लिए होती है वो होती है PR एंड मीडिया। अच्छा, ठीक है, व्हाट आई कैन गिव लॉट ऑफ PR एंड मीडिया कनेक्ट्स दैट एंड सम हैक, जो एक बुक मैंने लिखी हुई है, हैंडबुक, हाउ यू कैन गेट योर स्टार्टअप पब्लिश्ड विदाउट एनी कॉस्ट। अगर आप उसे करते हो तो यू कैन गेट दैट एज वेल। तो ये बुक भी हमें अवेलेबल होगी, ई बुक बेसिकली। वेरी नाइस। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, और क्या चाहिए अब तो, मतलब पॉडकास्ट का पॉडकास्ट, ऑफर्स के ऑफर्स, और एवरीथिंग इज लाइक फ्री। तो कंपनी चलाना अब इतना भी मुश्किल नहीं रह गया है। तो बीइंग कॉकरोच के साथ बने रहिए और स्टार्टअप अपनी जर्नी, अपने जज्बे को आगे बढ़ाइए, और आपकी जर्नी के साथ में बीइंग कॉकरोच और उसकी टीम लगी हुई है, आपको लगातार सपोर्ट करती रहेगी। चाहे वो टीम चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टर कनेक्ट चाहिए, और चाहे वो आपको किसी भी तरीके का टूल्स चाहिए अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ हम आज का इस सेगमेंट को भी हम यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे। इसके बाद में स्टे ट्यून, अभी आप रुके रहिएगा, अभी जाइएगा कहीं मत, क्योंकि इसके बाद वाला जो सेगमेंट है जहां पे हम ट्रक सुविधा के बारे में भी हम बात करेंगे, और ट्रक सुविधा की ग्रोथ स्ट्रैटेजी, उनका फ्यूचर प्लान, उन सब के बारे में बात करेंगे, जहां पे और भी कई सारे चीजें हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं ट्रक सुविधा में, कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि लिंक अभी बायो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई जो लोग भी अगर ट्रक सुविधा के साथ भी अगर काम करना चाहते हैं, एज ए टीममेट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ईशु भाई को, उनके साथ में काम करना चाहते हैं मिलके, तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक में आप अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं।
और अगर कोई एज अ क्लाइंट अगर काम करना चाहता है, जो कि ईशू जी के साथ में मिलके फ्रेंचाइजी लेना चाहता है या उनके साथ में मिलके काम करना चाहता है, ठीक है, या कोई क्लाइंट अगर बनना चाहता है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक रहेगा, आप उसको कनेक्ट करें। तो इस सेगमेंट के बाद वाला जो दूसरा सेगमेंट अभी स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको कंपनी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करी जाएगी और हम दोनों शेयर करेंगे अभी उसमें। ईशू भाई, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। सो फाइनली हम अपने पॉडकास्ट के सेकंड पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। ये पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड है कॉलर डेस्क के थ्रू। कॉलर डेस्क ने इसको स्पॉन्सर्ड करा हुआ इस वाले पार्ट को भी। ट्रक सुविधा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम आपको इसकी जर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं कि ट्रक सुविधा में क्या जर्नी है, किस तरीके से इन्होंने क्या क्या करा है अभी तक, क्या अचीवमेंट्स है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बेसिकली ये पार्ट जो हम शूट कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, डिटेल फिल करें। अगर आप इनके साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं, एज ए टीम मेंबर काम करना चाहते हैं, या आप अगर इनके साथ में क्लाइंट बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक छोड़ा हुआ है गूगल शीट का, जहाँ पे आप जाके जो है आप अपनी डिटेल वगैरह फिल करें, हम आपको रीच आउट कर देंगे। तो भाई बात करते हैं ट्रक सुविधा के। पहले तो इस लोगो के बारे में। लोगो अच्छा है यार, लाइक ना एक हाईवे टाइप से इन्होंने बनाया हुआ है प्रॉपर्टी, मतलब दिखा रहा है कि लाइक ना कि एक भाई मैं एक्चुअली गौर कर रहा था हाँ कि टी और एस का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि वो रोड और जो तुम कह रहे हो उस हाँ तरीके का बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है उस चीज को। टू वे रोड टू वे रोड काइंड ऑफ थिंग। है। बहुत अच्छा बड़ा दिया है। अच्छा लगा ये हाँ, देख के। क्रिएटिव है, काफी अच्छा क्रिएटिव है। अच्छा, क्रिएटिविटी के साथ में एक चीज और अच्छी की है ना, कई सारी कौन कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रक सुविधा, ये नाम ही अपने आप में जस्टिफाई कर रहा है कि एक्चुअली ये करते क्या हैं। सो ये एक लॉजिस्टिक की कंपनी है जो कि क्लाइंट को ट्रक और ट्रक को क्लाइंट से जोड़ने में मदद करती है। क्या बात है, इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स आ जाओ, बताओ। चट्टी गिराई फिर से। हमारी आदत है। ओके, सो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स थी कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ व्हीकल। ऑब्वियस बात है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है यार। मेरे को खुद पता है कि मैं एक्चुअली आई एम इनटू लॉजिस्टिक्स ना, वो डिलीवरी को करवाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लॉजिस्टिक्स का एक्चुअली। भाई साहब बस मत पूछो ना। अच्छा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ व्हीकल, कई बार वाकई में कई बार जो है व्हीकल इसलिए क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा होता ना, कि क्लाइंट को मतलब लाइक उसको चाहिए क्लाइंट को, और एक बंदा ट्रक लेकर खड़ा हुआ है बट उससे आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे कि उसको अपने जो है इसको ट्रक चाहिए और ट्रक वाले तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पा रही। तो वो एक बहुत बड़ा गैप। ठीक बात है। एक्चुअली होता ही ये है कि जब हमारे पास जो क्लाइंट है, एज ए क्लाइंट देखा जाए तो मेरे पास सामान है लेकिन उसके लिए मेरे पास आदमी नहीं है, और जिनके पास आदमी है उनके पास सामान नहीं है। तो ये दोनों की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, जिसको ये अपने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू और बाकी कई सारे मेथड्स है जिसके थ्रू ये कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरा अनऑर्गेनाइज एंड यस ऑब्वियस बात है भाई, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज तो मार्केट। ये मार्केट ऑर्गेनाइज क्या, बहुत ही ग्रे मार्केट भी मैं तो बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ट्रक वालों के रेट या इस तरीके के जो भी टेम्पो वाले हैं या जो भी है, अभी इनके इनके रेट्स को लेकर के कोई एमआरपीज इस तरीके की सेट नहीं कर पाया है कोई भी इंडस्ट्री लीडर। सो यहाँ पे अगर क्लाइंट को एक इंडस्ट्री के हिसाब से प्राइसिंग सेट हो जाए, मोबिलिटी सेट हो जाए, किलोमीटर्स के बिहाफ पे सारी चीज़ें जैसे ओला उबर करते हैं कि उनकी एक एल्गोरिदम यूज़ हो रही है किसी भी तरीके से, तो उस तरीके का अगर आपको कुछ लॉजिस्टिक्स में मिल जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मेरे ख्याल से आप तो करते ही इस चीज़ को ऑलरेडी, तो अगर वो कुछ इस तरीके का सिस्टम बन जाता है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वैसे बात है, मैं ना मैं अब जैसे मैं अभी आज ही बल्कि बात कर रहा था कुछ अपने डिलीवरी पार्टनर्स वगैरह के। तो एक है हमारे डिलीवरी पार्टनर पुराने वाले, जिनके बारे में मैंने बताया था। अभी वो समय नहीं है अभी उनका नाम लेने का, बट कभी जब जरूरत होगी तो उनका नाम भी आ ही जाएगा। जिन्होंने एंड अच्छा मुझे लगता है इनकी तो अलग प्रॉब्लम है ही है। ऐसे ये लॉजिस्टिक्स वाले स्टार्टअप्स भी कुछ ऐसे हैं जिनको भाई ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा। एक्चुअली होता ही यही है कि इस सिस्टम को समझना और उस हिसाब से डिलीवर कर पाना, हाँ ये क्लाइंट नीड को समझना ना, ये एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो एक दिन की समझ में नहीं आती। स्टार्टअप्स का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो अपने कैश बर्न को बचाने के चक्कर में कई बार इस तरीके की एक्स्ट्रा
कैश मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहे होते हैं और इसकी वजह से क्लाइंट एक्चुअली कई बार पिस्ड ऑफ होता है। मैं एक्चुअली ना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि लाइक आई एम आल्सो गोइंग थ्रू विद दीस चैलेंजेस लाइक ना लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी वाला। ये एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने बताया कि वो जो अभी जिसके साथ में मैं ऑलरेडी पहले काम कर रहा था, भाई साहब इट वाज सच अनप्रोफेशनल कंपनी, लाइक उसने ना फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ओ माय गॉड। हाँ, मेरे सारे पैकेज तैयार सब कुछ, तो अभी वो सही समय नहीं है अभी उनका नाम लेने का। बट तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि आप अगर इस तरीके की किसी में है, आपके बिहाफ पे एक्चुअली एक स्टार्टअप या एक कंपनी या एक ओनर अपना पूरा का पूरा मनी बेट कर रहा है, और ये सॉल्व करना एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। भाई साहब मैंने सॉल्व करा उसके बाद में 3 अच्छा। गुना पैसा देके, वो तो खैर क्योंकि वो मजबूरी थी। तो जो दूसरा जो लॉजिस्टिक कंपनी थी, क्योंकि क्या ट्रक सुविधा एक्चुअली दे आर डील्स इनटू Bigger logistics. लॉजिस्टिक्स, राइट, है ना। ऑल्दो लाइक अभी, हाँ अभी मैं इशू भाई की भी टांग खींचने वाला हूँ इस पे, मैं पकड़ लूंगा कि भाई मेरे को ना हाइपर लोकल उस पे भी हाइपर लोकल हाँ पे भी उस पे भी सोल्यूशन दो मेरे को, एंड आई एम श्योर इशू इज अ वेरी नाइस। बिकॉज हाइपर लोकल में प्रॉब्लम क्या होती है, दो तरीके की लॉजिस्टिक्स को मैं समझ सकता हूँ। तो एक होता है कि जो आप मेजर गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू ट्रक्स और इनके थ्रू, और एक होता है हाइपर लोकल, जब हम जैसे ब्लिंकिट या स्विगी या इस तरीके के इंस्टामार्ट और जेप्टो जैसे लोगों की बात करते हैं, तो ये हाइपर लोकल डिलीवरीज के अंदर में आते हैं। इनके साथ में प्रॉब्लम क्या होता है कि कस्टमर के हिसाब से तो ठीक होते हैं, बट बिजनेस ओनर्स के लिए कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बिजनेस ओनर्स का जो मटेरियल है वो फ्रीक्वेंट जा रहा होता है, कई बार जा रहा होता है, और उसके लिए अभी आई थिंक कोई इतनी अच्छी प्राइसिंग बनी नहीं है। हाँ, उसके लिए कोई अच्छी ऐप नहीं है जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिविटी एज ए बिजनेस ओनर वो देख सके। अच्छा वो चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एग्जैक्टली, दैट इज द होल पॉइंट। हाँ। इन्होंने बिजनेस ओनर्स के भी पेन पॉइंट को समझा और वो सॉल्व कर गए। इनफैक्ट जो वो प्लेटफॉर्म जो बनाया है ना ट्रक सुविधा ने, अभी आप देखोगे अभी आगे चल के ना इन्होंने पूरा अपने प्लेटफॉर्म के स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो भाई साहब इन्वेस्टर्स, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, इनकी हर एक एक पीपीटी पे आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है हम बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाएं, तो बट आप अपनी नज़रें बना के रखिएगा। स्लाइड्स को आप बीच बीच में आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर करके आप देखते भी रह सकते हैं, तो प्लीज़ उसको देखिए। जैसा एक सबसे बड़ा इशू जो भी आपने बताया, ट्रांसपेरेंसी इशू, राइट, दे एक्चुअली सॉल्व दिस इशू, राइट। you know, so that's a good thing. Business overview. अब इसमें कई सारे एक्चुअली पार्टीज होती हैं जिनको कनेक्ट करना होता है, जिसमें कस्टमर हो गया, फ्लीट ओनर हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हो गया, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टर्स हो गए, ट्रांसपोर्ट ब्रोकर्स हो गए, बुकिंग एजेंट्स हो गए। ये बहुत सारे लोगों को एक साथ कनेक्ट करना और उनके साथ में कम्युनिकेशन सीमलेस एक जैसा रखना, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको ट्रक सुविधा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, अपनी कनेक्टिविटी के थ्रू और अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के थ्रू सॉल्व करता है। सो मतलब ये बोल सकते हैं कि जो हमारे जो अभी हाइपर लोकल वाले जो कुछ कुछ जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आई एम होपिंग कि शायद वो बहुत जल्दी करें और थोड़ा प्रोफेशनल दिखाएं वो। लेकिन इस प्रॉब्लम को ट्रक सुविधा ने बहुत अच्छे तरीके से समझा एक लार्जर स्केल पे, और जिस तरीके से इन्होंने सॉल्व करा है दैट इज रियली ट्रेमेंडस। और अभी इनके जो अचीवमेंट्स हैं, कितने ट्रक्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत कितने ज़्यादा, किलोमीटर, एग्जैक्टली। भाई साहब इतने किलोमीटर चल चुके हैं कि लाइक ना अर्थ के पता नहीं कितने चक्कर लगा ले। अगर वो सारे का ट्रक ना एक अगर अर्थ का चक्कर लगा होता, अभी आपको अच्छा लगेगा अभी आगे देख के। तो मार्केट साइज ऑब्वियस यार, भाई साहब मार्केट इसको तो साइज है कहने की बात ही नहीं है। $150 बिलियन, जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के अंदर में अगर मैं बात करूं तो इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट। और ग्रोथ रेट जो है वो बता रहे हैं 12% का है, विच इज़ ऑल्सो फेयर एनफ, भाई बहुत साहब अच्छा है। मार्केट साइज की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट तो आप ये समझ लो कि ट्रांसपोर्टेशन किसी भी कंट्री के लिए अगर उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है तो वो डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा है, कि गुड्स का आवागमन कितना इजी इट्स हो अ जाए, ब्लड लाइन। राइट। अब जैसे एक टाइम पे जब जब इंडिया जैसे जब था तो लाइक ना जो यहाँ से जो सेल को मसाले वसाले जाते थे तो एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी। इनफैक्ट आज के टाइम पे अगर इस समय के जियो पॉलिटिक्स की बात करें, चाइना क्यों परेशान है? वो ग्वादर बंदरगाह को लेके वो जो पीओके से जो लैंड जो उसने जो एकदम से मैं उस रोड का नाम मैं भूल रहा हूँ, सीपीईसी जो रोड जो वो बना रहा है, डेवलप कर रहा है। तो अब चाइना को सबसे बड़ा टेंशन किस बात का है कि भाई सोचिए एक वो हाईवे जो वो बना रहा है, जिसको जो चाइना जो पाकिस्तान के अंदर जा रही है, उससे क्या होगा कि वो एक बंदरगाह को कनेक्ट कर रहा है। तो जो चाइना का जो नीचे से जो वो जितना भी अभी जो एशिया मार्केट अगर उसको अगर अपना सामान पहुंचाना है तो वो कैसे पहुंचाता है? वो नीचे से उसका शिप आता है जो कि इंडिया के नीचे से, और ऐसे तो वहाँ पे उसको पता है कि कभी
ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर, क्योंकि इतने संकरे रास्ते हैं कि जहाँ पे इंडिया अपना डोमिनेंस दिखा सकता है, उसको उसने ओवरकम करने, क्योंकि किसी भी कंट्री की ब्लड लाइन कैसे, बिजनेस के ऊपर। बिजनेस कैसे बढ़ेगा भाई, जब तक आप सामान का आदान प्रदान आपसे इजीली पहुंचा नहीं पाओगे। इसलिए वो रोड बना रहा है। अब चाइना की हालत खराब हो रही, क्योंकि अगर ये जो है पीओके अगर गलती से अगर इंडिया के पास चला गया तो उसका जो वो रोड इनिशिएटिव है वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। बेसिकली इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रोड्स का होना और उसके साथ में जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वो मैनेज किया जा सके। बिल्कुल, नितिन गडकरी जी इसीलिए इसके ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं और काफी सारे हाईवेज बना रहे हैं। इज अ और विजनरी हाँ, ही इज अ विजनरी लीडर, और उनको पता है कि लाइक ना डेवलपमेंट, और जितने हाईवे बनते जा रहे हैं उतना ज्यादा भाई उतना ज्यादा मार्केट ग्रोथ इसका होगी। बढ़ता जाएगा। क्योंकि हाईवे बनने से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट, मतलब सामान का इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, आप बड़े बड़े आप और दूर तक अपने माल को पहुंचा सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। रीचेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है। तो भाई ये तो देखो, ये जो भी इन्होंने लिखा है कि $1 बिलियन, मतलब $150 बिलियन। $150 का जो है, ठीक है, बट ये नो डाउट ये बहुत सबसे तगड़े बड़ा ही तरीके से, होगा मुझे लगता है बहुत तो तगड़े तरीके से बढ़ने वाला है अभी। तो भाई मार्केट तो बहुत तगड़ा है। इन्वेस्टर देख लो यार, कर लो कुछ। शार्क भाई तू क्या देख रहा है, देख ले भाई एक बार इधर। हाँ बताओ जी। सो इनके साथ में दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी इन्होंने दे रखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनका कोई सॉफ्टवेयर इनके जो प्लेटफॉर्म पे आता है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म फीस 0% कमीशन है। ये किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म 0% कमीशन पे काम करते हैं। इन्होंने जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो SaaS बेस्ड है, यानी सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तीसरा, इन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाया है जिसमें वो जीपीएस और बाकी सारी सुविधाएं आपको देते हैं, और जो भी लॉजिस्टिक्स है उसका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इनके में एम्बेडेड है। तो आपको ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आया अपना भाई इशू है। ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम मेंबर्स हैं, 140 मेंबर्स एज अ टीम मेंबर। इट्स अ वेरी बिग टीम एंड बहुत अच्छी टीम है एक्चुअली। करंट ट्रैक्शन की अगर बात करें तो जो है 62,000 से ज़्यादा जो है रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर्स है इनके पास। 12,000 से ज़्यादा बुकिंग्स पर वीक। वेरी बिग नंबर एक्चुअली। एक स्टार्टअप के हिसाब से देखा जाए तो ये 12,000 बुकिंग्स पर वीक इज अ वेरी वेरी गुड प्लस 12,000 प्लस। प्लस। एग्जैक्ट नंबर बताना नहीं चाहता ना, क्योंकि पता है कि ज़्यादा नंबर बता देंगे इन्वेस्टर भी एकदम टूट पड़ेंगे इनके ऊपर के रियल Exactly. पिक्चर। इसलिए रियल पिक्चर। और वो जो मैं बता रहा था ना, अर्थ के कई सारे राउंड लगा लेंगे भाई साहब। इन्होंने 5,23,28,617 किलोमीटर की अभी तक बुकिंग अब तक बुकिंग हो चुकी है, ले चुके हैं इतना। और 2 लाख ट्रक्स बुक कर चुके हैं इस पूरे जर्नी में इन्होंने अब तक। हाँ, ये भी पुराना नंबर है, हाँ, अब रिसेंट पता नहीं बढ़ता ही जा रहा है इनका तो बढ़ता ही भाई जा रहा है। साहब। हाँ, करंट ट्रैक्शन 6,000 से ज्यादा इनके पास एजेंट नेटवर्क है। 5.5 लाख के आसपास ट्रक्स का नेटवर्क है इनके पास। 5.5 लाख 5.5 लाख ट्रक नेटवर्क है। भाई इतना अगर अकाउंट में पैसा पड़ा हो तो कितना अच्छा लगेगा। अगर छोटा अमाउंट है तो क्या भाई, मैं सुनता भी नहीं है। भाई आओ यार पॉडकास्ट पे, हैं हम बहुत सारी चीजें आपको फ्री देंगे। आओ आओ, पैसा दो आके भी। अच्छा, 4,800 प्लस जीपीएस इनेबल्ड ट्रक्स अटैच्ड हैं इनके साथ ऑलरेडी। सो करंट ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो ऐसा इन्होंने दे रखा है कि 32,000 से ज़्यादा एसएमईज और एमएसएमईज को ये सपोर्ट करते हैं। 1,20,000 फार्मर्स इनके इसके साथ जुड़े हुए हैं, और 12,000 से प्लस पैकर्स एंड मूवर्स ये बुक करते हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है एक्चुअली। करंट ट्रैक्शन के हिसाब से मैं देखूं तो ये मेरे को थोड़ा सीधा करने के लिए बैठा दिया इन्होंने। अब ना, अब ईशु भाई सुनो, अब ये मैसेज आपके लिए हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। भाई ये 120K फार्मर्स 1,20,000 हम भी हैं, farmers। ठीक है, तो भूलना नहीं। इस पॉडकास्ट के पास ना आपको हमें सपोर्ट करना है भाई। सबसे बड़े फार्मर तो हम बैठे हैं इस समय। सो जैसा विश्वास अपने बारे में बार बार आप लोगों को बताते रहते हो, तो विश्वास का एक ऑलरेडी बहुत ही इनोवेटिव स्टार्टअप है, फार्म्स टू फैमिलीज। और ये भी बहुत विजनरी एंटरप्रेन्योर है, जिनमें ये फार्मर्स उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को, और साथ साथ में हेल्दी नेशन किस तरीके से एक फैमिली अपने आज के कैंसर्स को और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को इनके सिर्फ एक छोटे से सब्सक्रिप्शन के थ्रू दूर कर सकती है।
उसके बारे में है। बिल्कुल सो इसके बारे में वो एक अलग से हम एक शो बनाएंगे जिसके बिल्कुल। अंदर में हम इसको बताएंगे। और अच्छी बात यह है कि उसमें जो भी हम हेल्दी वाला जो पार्ट जो इन्होंने बोला है हमारे डॉक्टर साहब ने, तो वो हेल्दी वाला पार्ट हमें अस्तिकन नहीं दे रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, तो अस्तिकन एंड फार्म्स ऑफ फैमिलीज ने मिलकर निकाला हुआ है, तो जो भी हम डॉक्टर कंसल्टेंसी सारी चीजें वो भाई अस्तिकन के थ्रू है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे आराम से। एग्जैक्टली। तो अभी आते हैं अभी के फिलहाल के ट्रैक्शन के ऊपर। तो 45,000 से ज्यादा बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, इतने बड़े बड़े नंबर जो है 50 करोड़ से ज्यादा मंथली टोल ट्रांजैक्शन इनके जो ट्रक्स मंथली मंथली 50 करोड़ से ज्यादा। हाँ टोल ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी इसका मतलब आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि इनकी ट्रक की आवागमन कितनी ज्यादा है, वो आप आराम से कैलकुलेट करते रहो शार्क्स। हाँ ये हमारा काम नहीं है अब। हाँ, वो अब आप देखो, आपका पैसा आप जानो, बट इतना बोल सकते भाई लगा दोगे तो जाए, देखो धंधा पैसा बनाओगे यार, ये हम श्योर करते हैं। मेरे पास होता तो मैं तो लगा ये चुका। दौड़ता हुआ बिजनेस है, रोड पे हाईवे पे दौड़। हाईवे पे दौड़ता हुआ बिजनेस। भाई बोलो सोचो हाईवे पे दौड़ रहा है, तो बोलो पैसा लगाओगे तो हाईवे की तरह बस दौड़ इनके के ट्रक पे पैसा- चढ़ जाओ। हाँ, ट्रक चल रहा है चढ़ लो। अरे बाप रे भाई साहब, कई सारे राज्यों में इन्होंने भाई बना रखा किसी है। को छोड़ा है इसने? ना ना नहीं यार। देखो उत्तर प्रदेश में तो इनके 5,000 के आसपास टच कर रहे हैं, राजस्थान में 4400 के आसपास ये तो है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ये बता रहे हैं कि लगता कि कहाँ पे बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है, कितने कांग्रेस की चल रही है। कांग्रेस ने बहुत बुरा परफॉर्म करा है यार, इससे हाँ। महाराष्ट्र में। खैर चलो छोड़ो, पॉलिटिक्स पे भी नहीं आते। हाँ कुछ लोग बुरा मान सकते हैं तो लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये एटलीस्ट। हाँ, ये अच्छा परफॉर्म बट साउंड ऐसा ही करा कि लाइक ना कि हम बता रहे हैं कि लाइक वहाँ पे जो है बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है, जो भी है वो कुछ तो, जगहों पे कम है लेकिन बाकी नंबर अच्छे हैं। बट हाँ द बेस्ट पार्ट इज भाई इंटरनेशनल भी है। नेपाल, हाँ नेपाल में भी एक ट्रांसपोर्टर तो है इनका एटलीस्ट। हाँ भाई मतलब सही है, मतलब सारी ही जगह इन्होंने कवर कर रखा है। भाई दिल्ली में भी 3,500 ट्रांसपोर्टर है। वाह नाइस। बहुत बढ़िया भाई साहब, मतलब काफी सारे ट्रक हैं, इन्वेस्टर पकड़ लो कोई इन्वेस्ट ट्रक जो सही लगे, जहाँ का भी जिस जगह का भी सही लगे, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू। हम लोग गोवा वाली बस में चढ़ जाते हैं, ट्रक में ऐसा करते हैं इस मैं पॉडकास्ट ऐसा में ही थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, तो हम भी गोवा की ट्रक में चढ़ जाते हैं। भाई प्लीज सब्सक्राइब बढ़ा दो यार, मैं आज तक गोवा नहीं गया हूँ यार, मेरे को भी गोवा जाना है। चलो आगे आते हैं। और एसोसिएशन कौन कौन लोग इनके साथ एसोसिएटेड है? ऑलरेडी इम्प्रूविंग सप्लाई चेन फॉर फार्म। मैं बार बार तुम्हारी दुखती रख पे आता यशु भाई गलत बात है यार, है फार्मर कर रहे हो और हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ हम नहीं बता रहे, अब किसान रथ। ये बता। नाइस, बहुत अच्छा नाम है। और इनाम, इनाम मींस नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, आपको पता ही होगा। रहने दो, मेरे को बात ही नहीं करनी इसके बारे। चलो अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक फास्टैग के लिए भाई साहब इन्होंने इनके साथ में एसोसिएशन कर रखा है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेशन इन द फील्ड ऑफ फंड एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट मैंडेट बाय अटल इंक्यूबेशन सेंटर बिमटेक। बिमटेक से तो आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अरे पुराना। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो ईशू भाई और हम दोनों उस समय साथ में ही थे। मैं आई वाज इन बिमटेक। आपको नहीं मिली एडवाइजरी? दर्द हुआ है तगड़ा हुआ है, ठीक है। भाई पैसा उठा चुका है बंदा, कहाँ से? गेल से, बड़ी चीज है। और तगड़ा पैसा उठाया है। अमाउंट तुम्हें देख, अमाउंट अब देखो डिस्क्लोज करने के लिए बोला नहीं है इन्वेस्टर, देखो बस पार्टी तो अगला तुमने ले रखी होगी। चलो छोड़ो, रहने दो यार, बताना क्या नहीं चाहते कितनी ये। बुराई करूं मैं ईशू भाई। पार्टी तो नहीं देता ये बंदा। अच्छा बना भी नहीं कभी करता। अच्छा बोलता हर बार आ जाओ, देता नहीं बनिया बस। है, अग्रवाल, बंसल बंसल, हाँ, बनिया भाई अपने। बनिया भाई। हाँ, मना कभी नहीं करते और देते वो भी नहीं है। वो कभी भी हाथ पार्टी। देते नहीं, हाथ लेते हैं। हाँ, खैर सो इट वाज अ गुड अमाउंट। अब उन्होंने भी डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोला, तो इन्वेस्टर बस इतना ही बोलूंगा कि भाई अमाउंट वाज रियली गुड एंड डायरेक्ट कनेक्ट करके आप बात कर लेना। हाँ, हमारे थ्रू लिंक नीचे पड़ा हुआ है, डिटेल डालो, हम अमाउंट आपको फोन पे बता देंगे, वो जान लेंगे धीरे से। हाँ, वो हम फोन पे बता देंगे। अच्छा ये जो है लेआउट है, सो लाइक यू नो हाउ यू वांट सिमलेस इंटीग्रेशन, पास पोस्ट करो, गेट कोटेशन लो और ट्रांजिट कर लो, सिंपल। सो 3 ये स्टेप्स। राइट आपके सामने स्क्रीन पे है कि इनका ऐप किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप कर सकते हो। ये लॉगिन पेज अच्छा लगा है, हाँ बड़ा Proper। सीमलेस है, बहुत अच्छा, और कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा बना रखा है। डिजाइनर अच्छा है। नाइस।
तो अगर कोई भी अगर आईटी कंपनी वगैरह ये का गुड कोई आफ्टरनून आइडिया हमेशा लिखा रहता है या आफ्टरनून के टाइम पे ही रहता है? पूछना पड़ेगा इशू भाई से। अच्छा। तो हाँ, अगर कोई भी अगर टेक्नोलॉजी वाला बंदा को कोई भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इशू भाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उनके साथ में, ठीक है। प्रोडक्ट लेआउट, दिस इज अगेन ऐप के बारे में डिटेल में आप जाओ यार, ऐप डाउनलोड करो ना सीधे यार, देख ही लो, इस पे क्या देखना है, डाउनलोड करो। और क्या, वेबसाइट इस पे क्या देखनी है, लॉग इन मारो। लॉग इन मारो, हाँ, इस पे क्या करना है, सीधे वेब एडवर्टीजमेंट दो। हाँ राइट, ये कौन है भाई? ये ये किसी ने advertisement बुक इस कर पे- रखा होगा। हाँ अच्छा, लोड और पोस्ट अ ट्रक दोनों चीजें ऑप्शन दिया हुआ Right, है। right. पोस्ट अ लोड और पोस्ट अ ट्रक। हाँ। अच्छा, दीज आर द की अचीवमेंट भाई, ऑलरेडी इतने सारे अचीवमेंट, अब कितना और अचीवमेंट भाई, क्या चाह रहे हैं बंदा, कितना, मतलब हम लोग को धंधा करने देगा कि नहीं देगा बाकी लोगों को, सब ये खरीद एक लेगा। इनका ना जो ये है, ये थर्ड वाला ड्राइवर एजुकेशन है अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, ये इन्होंने इसके बारे में एक्चुअली पॉडकास्ट में भी बताया था उस्ताद, और ये मुझे बहुत ही अच्छा एक्चुअली अच्छा लगा था हाँ, उस्ताद के बारे में। तो साथ में थोड़ा फोकस करो उस्ताद जी। ये बहुत चलो। अच्छा था इनिशिएटिव। अच्छा, अब ये इनका बाकी का, इनके लाइक ना मॉडल की किस तरीके से ऑनबोर्ड करते हैं, क्या करते हैं। काफ़ी एजुकेशन एंड लर्निंग भी देते हैं, साथ साथ में पूरी फैमिलीज़ को उनके बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम करते हैं। बिल्कुल। सो इशू का एक बहुत अच्छा एंगल मुझे यही लगा कि ये सिर्फ ट्रक सुविधा ही नहीं देते, ट्रक की जो फैमिली है, उनके जो ट्रक ओनर्स हैं, उनके उस्ताद लोगों के साथ भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा रखा है। अच्छा, अब अगली फोटो आपको दिखाएंगे, वहां पे ऐसा लगेगा कि जैसे ना लंगर बट रहा हो फ्री में, अच्छा, ऐसे भीड़ लगा के जो ट्रक ड्राइवर्स ना बुकिंग करवा रहे हो। ओ ये भाई ये साहब, रही फोटो, क्या बात है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ना लंगर बट रहा हो। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ये भाई, जब भाई साहब जब जब वो ट्रक वगैरह बुकिंग थी तब की है भाई, इन्होंने खतरनाक ही मतलब तहलका ही मचा रखा है। नाइस, वेरी नाइस। खोपड़ियां गिनते ही भाई बहुत ज्यादा है। इनको तो Headcounts बोलो ज्यादा है। खड़े हो जाए। हाँ, बाकी ये ऑनबोर्डिंग के और इनकी बहुत सारी भाई कई सारे अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसी के साथ थैंक यू, इनकी पीपीटी खत्म होती है। और सो इन्वेस्टर्स एंड द शार्क्स और डॉल्फिन्स, जितने भी लोग हैं, जितनी भी मछलियां हैं, वो इनके प्रोडक्ट को देखें और जा करके उसमें इन्वेस्ट करें। देखो, अगर पैसे में अगर इन्वेस्ट करके पैसा बनाना है तो देखो भाई साहब, ट्रक सुविधा का ट्रक निकल चुका है जो कि ऑलरेडी हाईवे पे बहुत तेजी की स्पीड के साथ चल रहा है, ठीक है। पैसा बनाना है तो भी ट्रक पकड़ लो, पैसा बनाओगे अच्छा। करियर बनाना चाहते हो, अगेन मैं बोल सकता हूँ ईशु बंसल एज अ पर्सन, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, राइट। और अभी जिस तरीके से वो इस जो स्ट्रैटेजी उन्होंने और बनाई है, जिस तरीके से उन्होंने ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर एक नर्व्स पकड़ी। उस्ताद भी अगर आप अगर उनका उस्ताद वाला कॉन्सेप्ट सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा कि इस बंदे का विजन कितना स्ट्रॉन्ग है। ये एक एक छोटी छोटी चीज़ को, माइन्यूट चीज़ों को, तो अगर आप करियर बनाना चाहते हो और अगर कुछ सीखना चाहते हो ना, आई मस्ट से कि लाइक ना कि आप एक बार इनके साथ में कनेक्ट होकर आप इनके साथ काम करो। और अगर एज अ क्लाइंट भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो अगेन देयर इज अ चांस, आप नीचे जो है दिए हुए लिंक पे आप जाएं, अपनी डिटेल्स फिल करें, हमारी टीम आपको फॉर श्योर आपको कनेक्ट करेगी। सो बस बढ़िया है। सो शार्क एंड डॉल्फिन्स दोनों आ जाओ, मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसी के वेल्स साथ हमारे लिए आ जाए। वेल्स हमारे लिए आ जाओ, हम भी बैठे हुए हैं भाई लाइन में। ठीक है, तो इसी के साथ आज के पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। थैंक यू। साइड